कहानी के स्टार्टिंग में हम एक माइन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग पत्थर तोड़ रहे थे। वहाँ हमें दो लोगों की बातें सुनने को मिलती हैं, जिसमें से एक उनका बॉस होता है। पहला आदमी बॉस से पूछता है कि क्या आप श्योर हैं कि यहाँ पर कुछ है, क्योंकि हमें तब से सिर्फ पत्थर ही मिल रहे हैं। जिस पर उसका बॉस जवाब देता है कि तुम टेंशन मत लो, क्लाइंट ने बेकार में हमें पैसे देकर हायर नहीं किया होगा। हमें यहाँ एक बहुत बड़ा खजाना मिलेगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि सिर्फ एक स्वॉर्ड ही तो ढूंढ रहे हैं, उसमें ऐसा क्या है। जिस पर उसका बॉस उसे बताता है कि ये डीमन स्वॉर्ड ज़ोल्टगेन है, कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जो भी उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेता है उसको महान शक्तियाँ मिलती हैं। तभी अगले सीन में हम दो लोगों को एक हेलीकॉप्टर में आते हुए देखते हैं, जिसमें से एक आदमी कहता है हमें जल्दी डीमन स्वॉर्ड ज़ोल्टगेन मिलने वाला है। जिस पर दूसरा आदमी कहता है कि तो क्या हो गया है, तो वो एक स्वॉर्ड है। जिस पर पहला आदमी कहता है कि अगर दुनिया के सभी लीजेंडरी वेपन्स को एक रैंकिंग सिस्टम में रखा जाए तो सबसे ऊपर ज़ोल्टगेन होगा, क्योंकि उसे 1000 डीमंस के खून से बनाया गया है। तभी दूसरा आदमी उसे कहता है कि संभल कर रहना, क्योंकि अगर तुम डीमन स्वॉर्ड से ज्यादा अटैच हो जाते हो तो कहीं तुम्हारे अंदर भी डीमन ना आ जाए। इस तरह माइनिंग के अंदर उनका बॉस उस आदमी को स्टोरी बताता है कि 2000 साल पहले एक देश ने बहुत छोटे से विलेज पर हमला कर दिया था। वो एक बहुत छोटा विलेज था और जंग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, इसलिए वो लोग बड़ी आसानी से हार गए। ये सब देखकर विलेज के प्रिस्ट ने गॉड से मदद मांगी, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला, जिसकी वजह से उनको मजबूर होकर डीमन से मदद मांगना पड़ा। और डीमन ने उनकी बात सुन ली और उनकी मदद करने के लिए एक अकेला नाइट भेजा। उस नाइट के पास जो स्वॉर्ड थी उसी को स्वॉर्ड ज़ोल्टगेन कहते हैं। उस नाइट ने ज़ोल्टगेन की मदद से सभी सोल्जर्स को एक झटके में मार डाला और ये लड़ाई वहीं खत्म हो गई। इसके बाद पूरे विलेज ने उसका शुक्रिया अदा किया, मगर वो भूल गए थे कि उन्होंने गॉड से नहीं बल्कि डीमन से मदद मांगी थी। वो नाइट विलेज को बचाने के लिए नहीं आया था, बल्कि सबको मारने के लिए आया था, और उसने सभी विलेजर्स को भी मार दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें उस माइन के अंदर एक गुफा मिलता है, जिसके अंदर बहुत सारे ग्रेव्स थे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक आधी टूटी हुई दीवार के अंदर से लाइट आते हुए दिखता है, और जब वो उस दीवार को तोड़ते हैं तो वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत चमकता हुआ स्वॉर्ड मिलता है, जो कि ज़ोल्टगेन होता है। उसी वक्त वहाँ पर वो दो लोग हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर पहुँच जाते हैं। उनका बॉस पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, जिस पर वो जवाब देते हैं कि हम यहाँ ज़ोल्टगेन को लेने आए हैं, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वो हमारे हवाले कर दो। ये सुनकर वहाँ पर सभी काम करने वाले लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वो बॉस उस मौके का फायदा उठाकर ज़ोल्टगेन को अपने हाथ में ले लेता है और उसे पकड़ते ही वो अपने आप पर से होश खो देता है। इसके बाद वो वहाँ पर उनके सभी सोल्जर्स को बड़ी बेरहमी से मार देता है, जिसे देखकर उन दोनों आदमी से एक कहता है कि लगता है ज़ोल्टगेन ने उस पर काबू पा लिया है, इसलिए हमें उसे जल्दी रोकना होगा। तभी दूसरा आदमी उस पर एक अटैक करता है, जिसे वो आदमी वहीं पर मर जाता है और वो दोनों ज़ोल्टगेन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगर उन दोनों में से एक आदमी उस स्वॉर्ड को देखकर कहता है कि ये बहुत ब्यूटीफुल है, जिस पर दूसरा आदमी कहता है कि मुझे ये बहुत भयानक लग रहा है, मैं इसके ब्लेड के अंदर उन लोगों का चेहरा देख पा रहा हूँ जिसे इसने मारा है। ये सुनकर पहला आदमी कहता है कि हाँ, यही तो इसे इतना ब्यूटीफुल बनाती है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम एक दूसरे सीन में देखते हैं कि रात में जब एक आदमी सो रहा था, तब कुछ सोल्जर्स गन लेकर उसके रूम में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि उस आदमी के पास एक स्वॉर्ड होती है। आगे वो सोल्जर अपनी स्वॉर्ड से फायर निकालने लगता है और पूरा शिप तबाह हो जाता है। इसके बाद हम फिर से पहले वाले आदमी को देखते हैं, जो फिर से ज़ोल्टगेन के पास आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे बुला रहे हो, क्या तुम मेरे प्यार का एहसास कर पा रहे हो, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। इतना कहकर वो ज़ोल्टगेन को बाहर निकाल लेता है, और जैसे ही वो ज़ोल्टगेन को पकड़ता है तो वो भी उसके बस में आ जाता है। तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका एडमिनिस्ट्रेटर होता है। लेकिन उन सोल्जर्स को देखते ही वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके जवाब में सब उस पर गन से फायर करने लगते हैं, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं होता और वो उन सब को बड़ी आसानी से मार डालता है। इसके अगले सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि अभी प्रेग्नेंट थी। तभी उसका हस्बैंड घर पर वापस आ जाता है
जिसे देखकर उसकी वाइफ बहुत खुश हो जाती है। वो अपने हस्बैंड को बताती है कि आज मैं चेकअप कराने गई थी, अगले मंथ में आप पापा बनने वाले हो। जो सुनकर उसका हस्बैंड बहुत खुश हो जाता है और अपने बच्चे के लिए पहले से लाए हुए गिफ्ट्स दिखाता है। अब इसके अगले सीन में हम तीसरे स्वॉर्ड को देखते हैं जिसका नाम शिर्यू होता है और कुछ लोग मिलकर उसके ऊपर एक रिचुअल कर रहे थे ताकि उसका ईविल ऑरा दूर कर सके। वो लोग शिर्यू के ऊपर एक कपड़ा डालकर एक एक करके उसके ऊपर अपना खून गिराते हैं, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद जब एक और आदमी अपने खून गिरा रहा था, शिर्यू के ऊपर से उसका कपड़ा निकल जाता है और उसका खून सीधा ब्लेड के ऊपर गिरता है। तभी वो आदमी शिर्यू को हाथ में उठा लेता है और उसके ऊपर शिर्यू ने कब्जा कर लिया होता है। अब वो बार बार खून मांगने लगता है और देखते ही देखते वहाँ पर सबको मार डालता है, लेकिन उनको मारने के बाद भी उसे और खून चाहिए था, इसीलिए वो फिर से खून की तलाश करने लगता है। इसके बाद हम उसी कपल को देखते हैं जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। वो लोग सामान लेकर वापस अपने घर जा रहे थे, मगर तभी अचानक से उसका हस्बैंड बात करना बंद कर देता है और जब वो लेडी पीछे देखती है तो उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी होती है। यहाँ उसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जिसके ऊपर शिर्यू ने कब्जा कर लिया था। वो लेडी अपने हस्बैंड को मरते हुए देखकर बहुत जोर से रोने लगती है। आगे वो उस आदमी की तरफ बहुत गुस्से से देखती है और उसकी आंखों में बदले की आग साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन तब तक वो आदमी वहाँ से जाकर एक और लेडी को मार चुका होता है और उसका खून पीने के बाद वो होश में आ जाता है। जैसे वो होश में आता है वो चारों तरफ ये सब होता हुआ और साथ ही उस मरे हुए लेडी को देखकर बहुत डर जाता है और सोचता है कि क्या इसे मैंने मारा है। इतना कहकर वो शिर्यू को नीचे फेंक देता है और अपना सर पकड़कर चिल्लाने लगता है। तभी अचानक से पीछे से वो प्रेग्नेंट लेडी शिर्यू को पकड़कर उसे स्टैब करके मार डालती है, लेकिन अब वो लेडी भी शिर्यू के कब्जे में आ चुकी थी और खून की प्यारी बन चुकी थी। पर किसी तरह वो इससे पहले किसी और की जान लेती वापस से अपने होश में आ जाती है और अपने सामने दो लोगों को मरता हुआ देखकर वहाँ से भाग जाती है। अब आगे वो लेडी भागते भागते बहुत दूर चली जाती है, लेकिन वो चाहकर भी उस स्वॉर्ड को अपने हाथ से छोड़ नहीं पा रही थी और बार बार उसे खून की प्यास लग रही थी। तभी वो अपने आप को एक मिरर में देखती है तो उसे वहाँ पर एक डेविल नजर आता है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब इसके अगले सीन में हम ज़ोल्टगेन को लेने वाले आदमी को देखते हैं जिसको अभी चारों तरफ से घेर लिया गया होता है, मगर तभी वो ज़ोल्टगेन से एक अटैक करता है जिससे उसके सामने एक टैंक एक झटके में तबाह हो जाता है। ये देखकर पीछे के टैंक्स उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि दूसरा स्वॉर्ड जिसके पास था वो उन टैंक्स पर फायर से अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर जब वो दोनों आपस में एक दूसरे के सामने आते हैं तो फायर स्वॉर्ड वाला आदमी कहता है कि मैं फ्लैमबर्ग हूँ और सब कुछ जला देता हूँ, जिस पर पहला आदमी कहता है कि मैं ज़ोल्टगेन हूँ, सबको मार देता हूँ। इतना कहकर वो दोनों एक अपने अपने सूट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिससे वो दोनों एक मॉन्स्टर की तरह दिखने लगते हैं और फिर उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है, मगर ज़ोल्टगेन एक ही अटैक में फ्लैमबर्ग को हरा देता है और वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि रात में जंगल के अंदर से होते हुए जा रहा था, पर तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है जहाँ एक लेडी ने सुसाइड कर दिया होता है और वो वही प्रेग्नेंट लेडी होती है। तभी उस आदमी को पास में एक बच्ची के रोने की आवाज आती है। जब वो जाकर देखता है तो वो एक न्यूबॉर्न बेबी था और उसने अपने हाथ में शिर्यू को पकड़े हुए था। वो आदमी इस स्वॉर्ड को देखकर ही जान जाता है कि इसके अंदर से बहुत डार्क एनर्जी निकल रही है, इसलिए जब वो उसे पकड़ने जाता है तो वो बच्चा उसके हाथ पकड़ लेता है, जिस पर वो आदमी उसे ऊपर उठा लेता है और अपने साथ ले जाने का डिसाइड करता है। अगले सीन में हम एक स्कूल के अंदर एक लड़की को देखते हैं जो कि कुछ सोच रही होती है। आगे लंच ब्रेक में उसके कुछ दोस्त आकर उसे साथ में लंच करने के लिए कहते हैं, जिस पर वो लड़की मान जाती है और हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम सायाका था। आगे उसके दोस्त उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पास के न्यू कराओके के बारे में पता चला? मैंने सुना है कि वो बहुत मजेदार है, क्यों ना हम साथ में जाकर घूम कर आएं? जिस पर सायाका उन्हें मना करते हुए कहती है कि माफ करना मगर मैं आज थोड़ी बिजी हूँ। इसके बाद उसके दोस्त उसे पूछते हैं कि वैसे तुम्हारे और सॉकर टीम वाले इशी का क्या चल रहा है? जिस पर सायाका कुछ समझ नहीं पाती तो उसकी एक और दोस्त उसे बताती है कि हमने सुना था उसने तुम्हें प्रपोज किया है, कहीं तुमने उसे मना तो नहीं कर दिया? ये सुनकर सायाका कहती है कि नहीं, मैंने उसके मुंह पर मना तो नहीं किया, लेकिन मेरे पास उससे देने के लिए टाइम नहीं है। फिर उसकी दोस्त उससे पूछते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुमने मना क्यों किया? अगर तुम चाहती तो उसे अपना बॉयफ्रेंड बना सकती थी, वो सॉकर टीम का कैप्टन है, क्यूट है और उसके ग्रेड्स भी बहुत शानदार हैं। जिस पर सायाका हंसते हंसते उनसे सॉरी कहती है। आगे हम देखते हैं कि सायाका बस से उतरकर अपने घर जा रही थी, तभी एक लड़का आकर उसे ग्रीट करता है जिसका नाम तात्सुमी होता है।
तात्सुमी उसे बताता है कि मास्टर ने अभी मुझे एक काम के लिए भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया था। जिस पर सयाका कहती है कि अच्छा, मेरे डैड तुमसे बहुत काम करवाते हैं ना। आगे सयाका और तात्सुमी वापस घर आ जाते हैं, जहां हम उसी लड़के को देखते हैं कि कुछ सालों पहले उसी प्रेग्नेंट लेडी का बेटा था और इसने जिंदा होते ही अपने हाथ में शिर्यू को पकड़े हुए रखा था और अब उसका नाम गाय था। सयाका गाय को देखती है, उसके पीछे जाती है और कहती है कि तुमने मुझे बचा लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता तात्सुमी को कैसे संभालना होता है। जिस पर गाय उसे जवाब देता है कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया है। फिर सयाका कहती है कि क्या तुम्हें उस नए 3D कराओके के बारे में पता है, चलो साथ में चलते हैं। जिसके जवाब में गाय कहता है कि मुझे काम है। ये सुनकर सयाका थोड़ी नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम हमेशा सिर्फ काम काम ही करते रहते हो, इसलिए डैड भी यही बोलते हैं कि तुम्हें खुश रहना नहीं आता, और अगर तुम ऐसे ही अपनी खुशियों की बलि देकर काम करते रहे तो कभी एक अच्छी स्वॉर्ड नहीं बना पाओगे। ये सुनकर गाय अचानक से रुक जाता है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन सयाका उसके हाथ से हथियार खींच कर भाग जाती है और कहती है कि जब तक मेरे साथ घूमने नहीं चलोगे मैं ये वापस नहीं करूंगी। तभी गाय उसका हाथ पकड़कर अपने हथियार वापस ले लेता है, पर तात्सुमी ये होता हुआ देख लेता है और गाय को नीचे फेंक कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे अपने हाथों से छूने की। तभी सयाका तात्सुमी को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि ये मेरी गलती थी कि मैंने उसके काम में दखल दिया। जिस पर तात्सुमी कहता है कि नहीं, ये गाय की गलती है कि उसने अपना ध्यान भटकाया था। जिस पर गाय भी हाँ बोलता है और कहता है कि इसमें मेरी गलती है और उसकी तरफ बहुत गुस्से से देखता है। उसी वक्त वहाँ पर सयाका के डैड आ जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जिस पर सयाका कहती है कि कुछ नहीं हुआ, हम बस खेल रहे थे। इसके बाद उसके डैड बताते हैं कि शिर्यू ने दोबारा रोना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए हमें कल उसे शांत करने का रिचुअल करना होगा। आगे वो गाय को लेकर उसकी मदर की ग्रेव के पास आ जाते हैं और प्रे करने लगते हैं। फिर वो गाय से पूछते हैं कि तुम प्रे क्यों नहीं कर रही हो, आखिर ये तुम्हारी मदर है और तुम यहीं पैदा हुए थे। आगे वो बताते हैं कि मैंने तुम्हारी मदर की ग्रेव यहाँ पर इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ ये सब कुछ एकदम क्लियर दिखता है, जिससे वो तुम्हें बड़ा होते हुए देख सके। तुमने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, इसलिए मैं अब तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर प्लान सुनना चाहता हूँ। जिस पर गाय कहता है कि मुझे हमेशा यही रहने दीजिए, स्वॉर्ड स्मिथ के अलावा मेरा और कोई फ्यूचर नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गाय रात को शिर्यू के पास जाकर उसे अपने हाथों से उठा लेता है और मन में कहता है कि शिर्यू से तुम ही मेरी मदर हो। आगे हम एक पैलेस के अंदर देखते हैं जहाँ बहुत सारे अमीर लोग आए हुए थे और वहाँ पर कई चीजों का ऑक्शन भी हो रहा था। तभी हम एक आदमी को देखते हैं कि जिसका नाम मिकी होता है। वो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है जो कि उसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी। उसी वक्त वहाँ पर एक आदमी आता है और मिकी उसे ग्रीट करता है, जिसके बाद वो आदमी मिकी से पूछता है कि क्या तुम ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, मेरे ख्याल से वो स्टैचू काफी कीमती है। जिस पर मिकी कहता है कि नहीं, मैं आज यहाँ किसी और चीज के लिए आया हूँ। इसके बाद मिकी ऑक्शन रूम में आकर एक स्वॉर्ड के सामने पहुँचता है जिसमें से उसे एक डेविल की एनर्जी फील हो रही थी। उस स्वॉर्ड का नाम अजोत स्वॉर्ड था। तभी दूसरा आदमी भी वहाँ पहुँच जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम भी इस स्वॉर्ड के लिए आए हो? मैं भी इसी के लिए आया हूँ। आगे वो आदमी एक कहानी बताता है कि 16th सेंचुरी में पैरासेल्सस ने एक डेविल के साथ कॉन्टेक्ट बनाया था जिससे उसे एल्केमी की पावर मिल सके और बदले में वो उस डेविल को अपना सोल बेचने वाला था। डेविल की मदद से वो फिलोसोफर स्टोन बनाने में कामयाब हो गया, लेकिन उसने डेविल के साथ किया हुआ डील तोड़ दिया और आखिर में उस डेविल को फिलोसोफर स्टोन में स्टील करके एक स्वॉर्ड में छुपा दिया और ये एसोड स्वॉर्ड वही है। इस तरफ हम देखते हैं कि जब गाय ने शिर्यू को पकड़ा हुआ था तब तात्सुमी ने उसे देख लिया और उसने ये बात अपने मास्टर को बता दी थी। वो कहते हैं कि हम लोगों को शिर्यू को छूने की या उसकी तरफ देखने तक की भी इजाजत नहीं है। ऐसा क्यों? जिस पर उसके मास्टर जवाब देते हैं कि उसे जो भी देखने की कोशिश करेगा उसके साथ बहुत बुरा होगा। फिर तात्सुमी पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि गाय स्पेशल था? तो उसके मास्टर बताते हैं कि जब मुझे गाय मिला था तब उसने अपने हाथों में शिर्यू को पकड़े हुए रखा था, जैसे कि वो सिर्फ उसी वजह से जिंदा हो। इसलिए मुझे यकीन है कि शिर्यू को भी गाय की जरूरत है और उसी वजह से हमें शिर्यू को शांत करने के लिए गाय का खून चाहिए होता है। गाय की आंखें इंसानों को नहीं देखती, वो हमेशा उस स्वॉर्ड की तरफ देखता है। वो मौत के साथ जिंदा रहता है। अगले दिन सब शिर्यू को शांत करने का रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ गाय अपनी आंखों में कपड़ा बांधकर सामने आता है और तभी सयाका शिर्यू को पकड़कर रूम के अंदर आती है। गाय एक प्लेट से अपने हाथ से शिर्यू पर खून गिराता है, लेकिन तभी तात्सुमी सोचता है कि मैं ये नहीं होने दे सकता, सिर्फ गाय ही इकलौता स्पेशल नहीं हो सकता। इतना कहकर वो अपने आंखों से कपड़ा हटा देता है और तभी शिर्यू के अंदर से एक डेविल निकलता है और सयाका को अपने काबू में करके तात्सुमी पर अटैक करने वाला होता है कि गाय तात्सुमी को धक्का दे देता है जिससे उसके हाथ कट जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि शिर्यू को हॉस्पिटल से निकले हुए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन उसका दर्द अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था।
ये देखकर सयाका के डैड कहते हैं कि गाय को अपने टूटे हुए हाथ का दर्द महसूस हो रहा है और जो दर्द असली नहीं है उसे ठीक नहीं किया जा सकता, और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। रूम में सयाका गाय को दर्द में देखकर उसे गले लगा लेती है, लेकिन गाय उसे धक्का देकर वहाँ से बाहर चला आता है और एक नाइफ से अपनी मदर की ग्रेव पर हमला करने लगता है। वो कहता है कि इसी औरत ने मुझे अकेला छोड़ा था। इसके बाद हम देखते हैं कि सयाका के डैड सेरियो को लेकर आग में डाल देते हैं और कहते हैं कि गाय ने बचपन में तुम्हारा हाथ पकड़ा था, इसलिए उसे बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, उसका हाथ बनकर उसकी मदद करो। दूसरी तरफ अजोद स्वॉर्ड का ऑक्शन स्टार्ट हो गया था, जहां दूसरा आदमी $5 लाख के बेट लगाए हुए था। तभी मिकी अपने साथी से फोन पर पूछता है तो वो उसे बेझिझक बेट करने के लिए कहती है, जिस पर मिकी $1 मिलियन का बेट लगाता है और आखिर में $1.5 मिलियन देकर बेट जीत जाता है। आगे जब वो स्वॉर्ड को लेकर वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में एक कार अचानक उसके सामने आ जाती है और उसे रोक लेती है। फिर उस कार के अंदर से वही आदमी बाहर निकलता है और मिकी से कहता है कि मुझे अपनी स्वॉर्ड एक सही कीमत पर बेच दो, अगर नहीं बेचना चाहोगे तो अंजाम बुरा होगा। तभी उसके कार से और भी काफी सारे लोग निकलते हैं, लेकिन मिकी उन सब को बड़ी आसानी से हरा देता है और वहां से जाने ही वाला होता है कि पीछे से ज़ोल्टगेन स्वॉर्ड हासिल करने वाला आदमी आ जाता है और मिकी उसे देखकर फाइट करने की पोजीशन में आ जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इस तरफ हम देखते हैं कि अचानक से गाय की नींद टूट जाती है और वो देखता है कि उसका एक नया हाथ आ चुका है। इसके बाद हम मिकी और ज़ोल्टगेन स्वॉर्ड के बीच में फाइट होते हुए देखते हैं, जहां पर ज़ोल्टगेन स्वॉर्ड वाला आदमी ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो मिकी के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा था। आगे मिकी समझ जाता है कि वो अकेला उसका सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए वो वहां पर अपने स्वॉर्ड से थंडर गिरा देता है और उसी मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। आगे जब मिकी अपने कार में बैठकर वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि अजोद स्वॉर्ड उसके कार से गायब हो चुकी थी। अगले सीन में हम गाय को देखते हैं जो आधी रात को अचानक से देखता है कि शिरियो ने उसके टूटे हाथ की जगह ले ली थी। अगले दिन गाय मास्टर से पूछता है कि आपने शिरियो को मेरा हाथ क्यों बनाया, उसे मेरे ऊपर बर्बाद क्यों किया, जिस पर मास्टर कहते हैं कि जब तुम मुझे मिले थे तब एक छोटे बच्चे थे, उस वक्त तुमने शिरियो को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था जैसे कि उसमें तुम्हारी जान बसती हो, इसलिए शिरियो तुम्हारा गार्डियन है, ये तुम्हारा राइट हैंड बनकर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अगर तब भी तुम्हें बुरा लगे तो तुम बड़े होकर शिरियो से ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड बना देना। इसके बाद सयाका गाय के पास आकर कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, पर अब अच्छा हुआ कि तुम्हारा हाथ ठीक हो गया है। फिर गाय कहता है कि मास्टर को मेरे लिए शिरियो को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए था, मैं उसके काबिल नहीं हूँ। आगे हम देखते हैं कि तात्सुमी मास्टर से पूछता है कि आपने शिरियो को गाय के ऊपर क्यों इस्तेमाल किया, जिस पर मास्टर कहते हैं कि शिरियो बस एक टूल है, इंसानों की जान टूल से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती। फिर तात्सुमी कहता है कि शिरियो सिर्फ एक मामूली टूल नहीं है, वो अभी भी जिंदा है, जिसके जवाब में मास्टर कहते हैं कि हाँ, और इसी वजह से शिरियो और गाय की जिंदगी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। मुझे यकीन है कि शिरियो खुद गाय का हाल बनना चाहती थी। मैं 40 साल से स्वॉर्ड स्मिथ का काम कर रहा हूँ, मगर आज तक मैं एक ऐसी स्वॉर्ड नहीं बना पाया जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। अगर गाय एक स्वॉर्ड की तरह अपनी जिंदगी जीता है तो शायद मैं उसे अपना मास्टरपीस कह सकूंगा। इसके बाद अगले सीन में हम उसी आदमी को देखते हैं जो मिकी से अजोद स्वॉर्ड लेने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं कि वो रात में सो रहा होता है और उसके बेड के पास अजोद स्वॉर्ड होती है, पर तभी अचानक से उस स्वॉर्ड के अंदर एक डेविल निकलकर उस आदमी के ऊपर कब्जा करने ही वाला होता है कि उस आदमी की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। आगे वो अजोद को उठाकर कहता है कि इस दुनिया में सच में ऐसी बात है जो इंसानों की सोच से परे है, मुझे अपना बदला पूरा करने के लिए इस बार की जरूरत पड़ेगी। उसी वक्त एक लड़की उसके रूम के अंदर आ जाती है और उसे भैया बुलाकर कहती है कि भैया अभी दोपहर हो चुकी है, आपको अब उठ जाना चाहिए। इसके बाद वो आदमी उठकर अपनी फैमिली के साथ लंच करने के लिए बाहर जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि उसका नाम मार्कस है। लंच के टाइम उसकी फैमिली काफी खुशमिजाज होती है और बहुत हंसी मजाक से बात कर रही होती है, लेकिन तभी मार्कस गुस्सा होकर कहता है कि तुम सब यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम सबको तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में भिजवा दूंगा, तो यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर उसके मॉम डैड कहते हैं कि क्या हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, आप चाहो तो नए स्टाफ बाय कर सकते हो, बस वेबसाइट से फोटो सेलेक्ट कर लेना। और तब हमें पता चलता है कि ये मार्कस की रियल फैमिली नहीं थी बल्कि एक फेक फैमिली थी। तो आगे मार्कस उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि तुम सब बस यहाँ से निकल जाओ, मैं एक फेक फैमिली के साथ रहते रहते थक गया हूँ। आगे उन लोगों के जाने के बाद मार्कस रोने लगता है। इसके बाद वो अजोद को एक सर्कल यानी बीच में रखकर एक रिचुअल करने लगता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता, जिस पर वो और ज्यादा रोने लगता है और अजोद स्वॉर्ड से पार की भीख मांगने लगता है। अगले सीन में हम मिकी और उसके साथ एक लड़की को देखते हैं जो कि मार्कस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे, जहां उन्हें पता चलता है कि 2 साल पहले मार्कस का एक कार एक्सीडेंट हो गया था
जहाँ उसने अपने पेरेंट्स और छोटी बहन को खो दिया था। साथ ही में उसके कमर से नीचे की बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मार्कस को कोई लड़की मिलने के लिए आई होती है। वो मार्कस से कहती है कि मुझे माफ करना, पर तुम्हें इतनी बार कॉल किया और मैं जवाब नहीं दे पाई। जिस पर मार्कस कहता है कि हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। मैंने सुना है कि तुम दोनों शादी करने जा रहे हो। कांग्रेचुलेशंस। ये सुनकर वो लड़की पूछती है कि क्या तुम सच में खुश हो? जिस पर मार्कस कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और मेरा बेस्ट फ्रेंड शादी कर रहे हैं, तो मुझे खुशी क्यों नहीं होगी। ये सुनकर वो लड़की एक चैन की सांस लेती है और उसे थैंक यू कहती है। फिर मार्कस पूछता है कि वैसे तुम अपनी शादी में मुझे इनवाइट तो करोगी ना? जिस पर वो लड़की कहती है कि माफ करना, लेकिन वो चाहता है कि हम एक प्राइवेट मैरिज करें। आगे जब वो लड़की वहाँ से चली जाती है तो मार्कस मन ही मन गुस्से से कहता है कि मैं तुम धोखेबाजों को सबक जरूर सिखाऊंगा। और तभी अजोट स्वॉर्ड से एक डेविल बाहर निकलकर कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर से नफरत और बदले की आग का एहसास हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। और इतना कहकर वो मार्कस की तरफ आगे बढ़ जाता है और ये सीन यही कट हो जाता है। अब दूसरी तरफ हम सायाका को देखते हैं, जो कि फॉरेस्ट के अंदर से गुजर रही थी और तभी तात्सुमी उसके सामने आ जाता है और कहता है कि अभी शायद बारिश होने वाली है, इसलिए मैं आपको लेने आया हूँ। और वो उसके पीछे पीछे चलने लगती है। आगे तात्सुमी पूछता है कि क्या आप स्कूल के बाद कहीं घूमने नहीं जाती हैं और सीधा घर आ जाती हैं? जिस पर सायाका कहती है कि नहीं, मुझे घर पर बहुत काम रहते हैं। फिर तात्सुमी कहता है कि आप एक बहुत अच्छी वाइफ बनेंगी। वैसे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने गाँव वापस जाकर किसी लड़की से शादी करने के ऑफर को मना कर दिया है। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। इतना कहते ही तात्सुमी पीछे से सायाको को पकड़ लेता है और पागलों की तरह कहने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे अब और रुका नहीं जाता। जिस पर सायाको उसे धक्का देती है और कहती है कि मैं अपने डैड को बता दूंगी। जिस पर तात्सुमी कहता है कि मास्टर ने मुझे धोखा दिया है, मैं उनके लिए अपनी जान देने को तैयार था, मगर वो मुझसे ज्यादा गाय से प्यार करते हैं, इसलिए मैं अब तुम्हें अपना बनाने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि गाय वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर तात्सुमी उस पर अटैक कर देता है, मगर गाय उसे एक हाथ से ही रोक लेता है। और तभी उसके अंदर भी शिर्यो को पकड़ने वाली बाकी लोगों की तरह लोगों की जान लेने का भूत सवार हो जाता है। इसलिए वो तात्सुमी को मारने वाला होता है, पर सायाका उसे वहीं रुक जाने के लिए कहती है, जिससे गाय वापस होश में आ जाता है। आगे गाय को लगातार शिर्यो से वही आवाज आते हुए सुनाई देती है, इसलिए वो उसे रोकने के लिए अपने आप को दीवार पर मारने लगता है। पर तभी सायाका आकर उसे पीछे से पकड़ लेती है और जैसे ही वो गाय को पकड़ती है, शिर्यो की आवाज बंद हो जाती है। दूसरी तरफ हम मार्कस की एक्स गर्लफ्रेंड और उसके बेस्ट फ्रेंड की शादी होते हुए देखते हैं, जहां उनकी शादी पूरी होने ही वाली थी कि तभी वहां पर मार्कस आ जाता है और अपने व्हील चेयर से खड़ा हो जाता है, जो देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसने एक स्पेयर को पकड़ा हुआ था, जिसका नाम तोनबुकेरी स्पेयर होता है। वो लड़की कहती है कि ये एक लेजेंडरी स्पेयर है, ये इतना ज्यादा शार्प है कि इसके ऊपर जब एक ड्रैगन फ्लाई बैठी थी तो उसके 2 टुकड़े हो गए थे। इस तरफ हम देखते हैं कि मार्कस का दोस्त उससे पूछता है कि क्या तुम अब चल सकते हो? जिस पर मार्कस अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है कि हाँ, और मैं सिर्फ चल ही नहीं बल्कि दौड़ भी सकता हूँ और मार भी सकता हूँ। इतना कहकर वो बहुत तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और अपने अंदर से अजोट स्वॉर्ड को निकालकर उन पर हमला करने ही वाला होता है, पर तभी मिकी वहाँ पर आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम अब हम में से एक हो। फिर मिकी उन दोनों को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और मार्कस को रोकने की कोशिश करता है, मगर तभी मार्कस अपने स्वॉर्ड से एक ब्लैक ऑरा निकालकर मिकी के सामने से गायब हो जाता है और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मारने वाला होता है कि उसे उनकी पुरानी यादें याद आ जाती हैं, जिसके असर से वो होश में आ जाता है और वही रोने लगता है। तभी मिकी आकर उससे कहता है कि अब भी सब ठीक है, तुम हमारे साथ चलो उस जगह पर जहाँ तुम्हारी जरूरत है। आगे मिकी उसे कार में वहाँ से ले जाता है, जहाँ मिकी उसे बताता है कि टाइम के साथ ये वेपन जिंदा हो जाता है और एक इंसान का दुख दर्द उन्हें और जिंदा बनाता है। जैसे जैसे वो जिंदा होते हैं, उस इंसान के अंदर दूसरों को मारने की इच्छा को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। लेकिन अच्छा है कि तुमने उस लड़की को नहीं मारा, क्योंकि एक बार अगर तुम किसी को मार दोगे तो बोसुमा बन जाओगे, जिसके बाद वो वेपन तुम्हारे ऊपर पूरा कब्जा कर लेगा और तुम्हें सिर्फ सामने वाले को मारने के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। तभी दूसरी तरफ हम तात्सुमी को देखते हैं, जिसने उसी लेजेंडरी स्पेयर को हाथ में पकड़ लिया था और अब वो स्वॉर्ड उसकी बॉडी में घुस गया था
और वो सीधा जाकर गाय पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर सयाका आ जाती है, लेकिन जैसे ही तात्सुमी उसकी तरफ देखता है वो बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद वो गाय पर अटैक करने लगता है, जिसके असर से गाय भी बेहोश होने लगता है। लेकिन तभी शिर्यो के अंदर से दोबारा मारने की भूख जग जाती है और गाय का हाथ एक स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उनमें लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी मास्टर के बाहर से लड़ाई होने का एहसास होता है और तब वो आकर चेक करते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता है और सयाका बेहोश पड़ी होती है। इस तरफ गाय और तात्सुमी फॉरेस्ट के अंदर फाइट कर रहे थे, जहां गाय उस पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्कस अब मिकी के साथ जो लड़की थी उसके साथ एक बहुत बड़े स्क्रीन के सामने खड़ा था, जहां पर 3 लोग कॉल पर थे। वो लड़की उन्हें बताती है कि इसके कोर में अजोद स्वॉर्ड है। ये सब देखकर मिकी कंफ्यूज हो जाता है। वो लड़की उसे बताती है कि फिक्र मत करो, ये तीनों यहाँ के हेड है, आगे से तुम उनके प्रोटेक्शन के अंदर रहने वाले हो। आगे हम मिकी को देखते हैं जहाँ कुछ डॉक्टर्स उसकी बॉडी स्कैन कर रहे थे, जहाँ एक डॉक्टर कहता है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन 2% तक पहुँच गया है, मगर बाकी सब ठीक है। फिर हम मार्कस को देखते हैं जहाँ उनमें से एक आदमी कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। हम यहाँ पर ह्यूमंस पर कब्जा करने वाले वेपन्स की रिसर्च करते हैं और अगर हमारा रिसर्च कामयाब हुआ तो हम तुम्हें वापस एक नॉर्मल इंसान में भी बदल सकते हैं। क्या तुम हमें बता सकते हो कि जब तुमने अजोद को पकड़ा हुआ था तब तुम्हें कैसा एहसास हुआ था? जिसके जवाब में मार्कस कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, जैसे ही मैंने उसे पकड़ा मेरे सामने अंधेरा छा गया और ऐसा लगा जैसे वो स्वॉर्ड मेरी बॉडी के साथ एक हो रहा हो। तभी हम मिकी को देखते हैं जो कि लैब टेस्ट के बाद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। मिकी कहता है कि पता नहीं हम दोबारा कब मिल पाएंगे और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं और कितने दिन तक इंसान बना रह पाऊंगा। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड जवाब देती है कि तुम फिक्र मत करो, हमारी रिसर्च जारी है, तुम जल्दी वापस एक नॉर्मल इंसान बन जाओगे, भरोसा रखो। ये सुनकर मिकी कहता है कि हाँ, एक दिन जब मैं वापस लौट जाऊंगा तो हम नॉर्मल लोगों की तरह डेट कर पाएंगे, मूवी देखेंगे, खाना खा पाएंगे और वॉक पर भी जाएंगे। अब इस तरफ हम फिर से गाय और तात्सुमी को देखते हैं जो कि फाइट करते करते अब शहर में आ चुके थे। तात्सुमी वहाँ पर ट्रांसफॉर्म होकर एक आर्मर में आ जाता है और गाय पर अटैक कर देता है, जहाँ गाय उसके अटैक से बचकर उसके अंदर स्वॉर्ड मार के उसे हरा देता है। लेकिन तभी पीछे एक हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है। दूसरी तरफ जब मिकी मार्कस के वापस जाता है तो मार्कस उसे गले लगा लेता है और रोने लगता है। इसके बाद वो एक रूम के अंदर जाते हैं, पर तभी उन्हें खबर मिलती है कि सिटी के अंदर 2 स्वॉर्ड वेपन्स को देखा गया है और यहाँ वो लोग गाय और तात्सुमी की बात कर रहे थे। ये सुनकर वो लड़की मार्कस को मिली के साथ छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। इस तरफ हम देखते हैं कि उस हेलीकॉप्टर ने गाय और तात्सुमी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसके असर से तात्सुमी वहां से निकलकर भाग जाता है। आगे वो हेलीकॉप्टर गाय पर अटैक करने ही वाला था कि गाय एक अटैक करके उस हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा देता है। इसके बाद गाय वहां से घर वापस आ जाता है और अंदर आते ही सयाका उसे देख लेती है, लेकिन तभी गाय बेहोश होकर गिर जाता है और मास्टर भी वहां आ जाते हैं। तभी शिर्यो गाय का गला दबाने लगता है, जहां मास्टर उसे रोक लेते हैं। यहाँ मार्कस सभी जिंदा वेपन्स को देखकर बहुत शॉक्ड होता है और मिकी से पूछता है कि वेपन के अंदर जान कैसे आती है, जिस पर मिकी जवाब देता है कि ये जिससे भी मारते हैं उनका गुस्सा इनके अंदर रह जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी जाना जाता है कि ये जिस दिन भी बने थे उस दिन से जिंदा है, जैसे कि एक वेपन को पकड़ने के बाद उसे इस्तेमाल करने का मन होता है, तो हम कहते हैं कि वो वेपन उस इंसान को कंट्रोल कर रहा है। ये सुनने के बाद मार्कस कहता है कि फिर भी मुझे यकीन नहीं होता कि एक वेपन हम पर काबू कर लेता है। तो मिकी उससे कहता है कि ये सच है, आज जो हमारे साथ हुआ है वो बहुत पहले से होता आ रहा है और कहानियों में जैसे सब हीरो और डीमंस कहते हैं कि वो भी हमारी तरह टेररिस्टलाइजर्स होंगे। हमारा काम है जिंदा रहना और सोना, क्योंकि हम एक दिन बोसुमा में जरूर बदल जाएंगे। फिर मार्कस पूछता है कि अगर हम बोसुमा बन गए तो क्या होगा, जिस पर मिकी उसे बताता है कि उसके बाद तुम वापस इंसान नहीं बन सकते, तुम अपना होश खो दोगे और खुद वेपन बन जाओगे, जिससे सिर्फ मारने के अलावा और कुछ नहीं सूझेगा। अगले सीन में हम ज़ोल्टकिन को देखते हैं जो कि एक जेल के सामने जाकर उसके गार्ड्स को मार देता है और सभी प्रिजनर्स को भी मार डालता है। इसके बाद मिकी और मार्कस को एक कैप्सूल के अंदर बंद करके सोने के लिए भेज दिया जाता है। आगे वो लड़की एक दूसरे आदमी को बाहर निकालती है जो कि वही आदमी होता है जिसने स्टार्टिंग में माइन से ज़ोल्टकिन हासिल करने में मदद की थी और उसका नाम इचिजो होता है। आगे सयाका गाय को ढूंढने उसके रूम में जाती है, पर गाय उसे वहाँ पर नहीं मिलता। तभी वहाँ एक लड़का आकर कहता है कि मैंने तात्सुमी को भी कल रात से नहीं देखा। आगे सयाका गाय को ढूंढते ढूंढते एक डोर खोलती है तो गाय वहाँ पर ब्लैंकेट के नीचे बैठा होता है और सयाका से छुप रहा होता है। फिर जब सयाका उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटा देती है तो गाय वहाँ से भागकर बाहर चला जाता है और पानी को टच करके एक स्माइल करता है। उसी वक्त मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं तो
सयाका उन्हें बताती है कि गाई अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। तभी गाई उन दोनों को देख लेता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो लड़की इचिजो से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, जिस पर इचिजो कहता है कि अगर तुमने मुझे जगाया है तो मतलब बहुत जरूरी काम होगा। जो सुनकर वो लड़की कहती है कि हाँ, तुम ये सोच सकते हो। इस तरह मास्टर और सयाका गाय के पीछे पीछे एक रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि गाय एक छोटे बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा था और ये देखकर मास्टर कहते हैं कि लगता है वो फिर से बच्चा बन गया है। शायद उसे शिर्यू की पावर से डर लगता है। एक बच्चे में बदलकर वो खुद से बचना चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इचिजो अब बाहर निकल चुका था और वो लड़की अब उसे मॉनिटर पर देख रही थी और वो कहती है कि वो गॉड विष्णु का विपिन चक्रम है, जो कि सबसे खतरनाक है। आगे हम देखते हैं कि इचिजो वापस नींद से जाग चुका होता है और वो किसी मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाता है। इस तरफ हम उस लड़की को कहते हुए सुनते हैं कि इंडिया में बहुत पहले एक कहानी है जहाँ एक देश ने भगवान को बहुत ज्यादा निराश कर दिया था और उनके गुस्से का शिकार हुए थे। कुछ दिनों बाद एक रिंग ऑफ लाइट उन्हें सजा देने पहुंची और उनके पूरे देश को तबाह कर दिया। कहते हैं कि उस रिंग ऑफ लाइट को ही चक्रम कहते हैं। वो विपिन धरती पर ही छूट गया, जिसकी सब पूजा करने लगे और बाद में सील कर दिया गया। सिया इंचिजो हमारा सबसे पावरफुल क्राइसलिस है, जिसके पास उसी चक्रा की पार है। दूसरे सीन में सयाका गाय के लिए खाना लेकर उसके रूम में आती है, पर गाय वहाँ पर नहीं होता। सयाका उसे ढूंढते ढूंढते फॉरेस्ट के अंदर पहुँचती है, जहाँ एक स्टैचू के सामने बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है और गाय बच्चे की तरह रोने लगता है, जिस पर सयाका उसे शांत करती है और कहती है कि आज रात एक फेस्टिवल है, हम साथ मिलकर देखने जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि मास्टर एक आदमी को एक ब्लेड बना कर देते हैं, जिसे देखकर वो आदमी काफी इम्प्रेस हो जाता है। फिर वो आदमी पूछता है कि मैंने सुना था तुमने अपने एक स्टूडेंट के हाथ में शिर्यू स्वॉर्ड डाल दिया था, ये काफी हिम्मत वाला काम था। क्या होगा अगर शिर्यू का ईविल उस बच्चे पर हावी हो जाए? जिसके जवाब में मास्टर कहते हैं कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। ये बात सच है कि शिर्यू एक बहुत ईविल स्वॉर्ड है, लेकिन वो शुरुआत से गाय का प्रोटेक्टर रहा है। इसके बाद वो आदमी पूछता है कि क्या ऐसा नहीं कहते हैं कि जब एक स्वॉर्ड स्मिथ स्वॉर्ड बनाने जाता है तो वो एक साथ 2 स्वॉर्ड बनाता है और उनमें से जो स्वॉर्ड बेहतर होती है उसको चूज करता है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि इस दुनिया में एक और शिर्यू भी एग्जिस्ट करता है? ये सुनकर मास्टर कहते हैं कि मुझे खुद नहीं पता, लेकिन अगर ये सच है तो ये वाला शिर्यू दोनों में से कमजोर वाला होगा, क्योंकि इस पर उसके बनाने वाले का नाम नहीं लिखा था। इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जो कि एक स्वॉर्ड को शार्प बना रही थी और कहती है कि हम एक स्वॉर्ड को जितना शार्प बनाते हैं वो उतना ही खूबसूरत बनती है। तभी वहाँ एक और लड़का कहता है कि हाँ, और शार्पनर होने के नाते स्वॉर्ड्स को और शार्प और खूबसूरत बनाना हमारा काम है। इस तरफ हम सयाका और गाय को देखते हैं, जहाँ सयाका ने अपने डैड के युकाता को गाय को पहना दिया था और कहती है कि फेस्टिवल में जाने के लिए हमें युकाता पहनना चाहिए और फिर वो खुद भी तैयार होने लगती है। पर तभी हम देखते हैं कि वो तब कपड़े पहन रही थी, तब कोई उसे झांक रहा था, जो कि और कोई नहीं बल्कि तात्सुमी होता है, जो कि अब एक कुसुमा बन चुका था। आगे सयाका गाय का हाथ पकड़कर उसके साथ फेस्टिवल देखने चली जाती है और साथ में बहुत मस्ती मजाक करते हैं। इसके बाद हम दोबारा उसी लेडी को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड्स को शार्प करने में लगी थी। तभी वो लड़का उसके पास आकर कहता है कि हमारे पास एक नया स्वॉर्ड आया है। कस्टमर ने बोला उसे ये बहुत जल्दी चाहिए और साथ में बहुत सारे पैसे भी छोड़ गया है। फिर जब वो लेडी उस स्वॉर्ड को खोल कर देखती है तो पहचान लेती है कि ये शिर्यू है। वो लेडी ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि इसकी कंडीशन अभी अच्छी है तो इसे शार्प करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आगे जब वो स्वॉर्ड को शार्प करना स्टार्ट करती है तो अचानक से उसके अंदर से एक डीविल निकलता है और उस लेडी को पॉसेस कर लेता है। अब वो लेडी भी खून की प्यासी बन गई थी और अपने साथ लड़के को मारने के लिए उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ कुछ सामान गिर जाता है जिससे वो वापस होश में आ जाती है। फिर वो उस लड़के को रूम से बाहर निकल जाने के लिए कहती है और दोबारा से शिर्यू को शार्प करने में लग जाती है। अगले सीन में हम ज़ोल्टगिन को देखते हैं जो कि एक स्टेज पर पियानो प्ले कर रहा था। तभी वहाँ पर फ्लेम स्वॉर्ड वाला आदमी आ जाता है और उससे कहता है कि आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। इसके बाद वो दोनों बाहर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जहाँ फ्लेम स्वॉर्ड वाला आदमी कहता है कि हम दोनों क्रश्ड स्वॉर्ड्स हैं, जिन्हें एज ऑफ मिथ में बनाए गए थे, इसलिए हम दोनों सेम हैं। ये सुनकर ज़ोल्टगिन उससे कहता है कि हम दोनों बिल्कुल सेम नहीं हैं। मैं आज तक किसी से भी नहीं हारा, लेकिन तुम मुझसे हार चुके हो।
इतना कहकर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि उन्हें वहाँ फाइट करते हुए दो और बुसुमा देख रहे थे। उनमें से एक कहता है कि इंसानों का सयाम अब खत्म होने वाला है, उसके बाद बुसुमा का सयाम शुरू होगा। तभी उस तरफ ज़ोल्तगिन फ्लेम स्वॉर्ड को हरा चुका होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सयाका और गाय अब एक श्राइन के पास थे, जहां सयाका प्रे करती है कि गाय दोबारा पहले जैसा ठीक हो जाए और ठीक हो जाने के बाद वो उसके साथ ऐसे ही घूमने के लिए मान जाए। इसके बाद जब वो दोनों घर वापस जा रहे होते हैं तभी तात्सुमी उनका रास्ता रोक लेता है, उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि गाय उसका अटैक रोक लेता है, पर तात्सुमी उसे सामने से फेंक देता है। फिर वो सयाका को पकड़कर मारने वाला होता है, पर तभी इचिजो वहाँ पहुंचकर उससे बचा लेता है। इसके बाद तात्सुमी इचिजो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इचिजो उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम उस शार्पनर लड़के को देखते हैं जो दूसरे शिरियों को शार्प करने के बाद उस आदमी को वापस लौट आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी जो इस स्वॉर्ड को शार्प कर रही थी उसकी हेल्थ खराब हो चुकी थी और अभी वो एक रूम के अंदर लेटी हुई थी। इस तरफ तात्सुमी लगातार इचिजो पर हमला कर रहा था, जो देखकर इचिजो सोच रहा होता है कि ये अब पूरी तरह से उस वेपन के वश में आ गया है, इसलिए इसे बचाना मुमकिन नहीं। इसके बाद वो अपने हाथ में चक्रम को लेकर तात्सुमी को उसके अंदर जाकर मार डालता है। ये सब होने के बाद इचिजो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसे गाय के अंदर से डेविल के होने का एहसास होता है और फिर वो सोचता है कि अच्छा, तो मुझे ये मिशन मिलने की असली वजह तुम हो। इतना कहकर इचिजो गाय को एक पंच मारता है, जिससे गाय नीचे गिर जाता है। ये देखकर सयाका इचिजो को उसे मारने से रोकने की कोशिश करता है, जिस पर इचिजो कहता है कि तुम रास्ते से हट जाओ, इसके साथ रहने से तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद वो गाय को ऊपर उठा लेता है और कहता है कि मुझे अपना असली चेहरा दिखाओ, पर तभी पीछे से एक आदमी आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम शोशिदाई से हो, है ना? ये सुनकर इचिजो शांत हो जाता है। फिर आगे वो आदमी पूछता है कि तुम इस लड़के के साथ आगे क्या करना चाहते हो, जिस पर इचिजो जवाब देते हुए कहता है कि ये इस पर निर्भर करता है। अगर ये अपने आप को कंट्रोल कर सकता है तो मैं उसे शोशिदाई में वापस ले जाऊंगा, लेकिन अगर ये बोसुमा में बदल गया तो मुझे उसे मारना होगा। फिर वो उस आदमी से पूछता है कि तुम्हें शोशिदाई के बारे में कैसे पता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि जैसे जैसे तुम बड़े होते हो हर तरफ कनेक्शन बन जाते हैं, सिर्फ शोशिदाई के साथ नहीं, मैं गाबी को भी जानता हूँ। ये सुनकर इचिजो कहता है कि गाबी सिर्फ बच्चों जैसे खेल खेल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ हमारे रास्ते में ही आते हैं। तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे हिसाब से हम बच्चों का खेल खेल रहे हैं, ईविल को हराने के लिए ईविल का सहारा लेना ही सही है। तभी वो बूढ़ा आदमी बताता है कि इसका नाम सोइन है और ये गाबी से है। फिर इचिजो कहता है कि ये गाबी को इससे दूर हटना चाहिए, आखिर हो तो तुम भी इंसान ही, बुसुमा से लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। जिसके जवाब में सोइन कहता है कि एक शोशिदाई को ये बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम भी एक दिन बुसुमा ही बनने वाले हो, इसलिए मुझे तुम्हें अभी ही खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ वो आदमी जंप करके इचिजो पर एक अटैक करता है, जिसे इचिजो रोक लेता है। फिर इचिजो कहता है कि मुझे लगा था मैं तुम्हें अपने चक्रम का इस्तेमाल किए बिना ही हरा दूंगा, पर लगता है कि मैं गलत था। इतना कहकर वो अपने चक्रम को बाहर निकाल लेता है और अटैक करने वाला होता है, पर तभी गाय सियोन के पैर पर एक पत्थर मारता है, जिस पर सियोन गाय को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर सयाका बीच में आकर उसे रोकने के लिए कहती है, जिस पर सियोन उसे धक्का देकर गाय को पकड़ लेता है और कहता है कि इसका ऑरा ईविल एनर्जी से भरा हुआ है। तभी अचानक से एक और बुसुमा शैडो से निकलकर सियोन पर अचानक से अटैक करके उसे मार देता है। इसके बाद वो गाय के ऊपर भी अटैक कर देता है, जिससे गाय पिछली बार की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद गाय उस बुसुमा के अटैक से बचते हुए उसके पास जाता है और उसके सर पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो बुसुमा वहाँ से भाग जाता है। फिर इचिजो कहता है कि लगता है अब मुझे खुद से पता लगाना पड़ेगा कि तुम बुसुमा बनते हो या नहीं। इतना कहकर वो अपने चक्रम को बाहर निकाल कर गाय पर अटैक कर देता है, जिससे गाय बेहोश हो जाता है। ये देखकर सयाका उसके पास आ जाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है, और तभी गाय का हाथ दोबारा से नॉर्मल बन जाता है और अब वो होश में आ जाता है। मगर इस बार गाय पहले जैसा ठीक हो चुका होता है और सयाका को पहचान लेता है। तभी इचिजो उस पर दोबारा अटैक करने वाला होता है, पर वो बूढ़ा आदमी उसे पीछे से उसका ध्यान भटकाता है और उसको रोक लेता है। तभी सयाका गाय को लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे वो बूढ़ा आदमी इचिजो को लेकर मास्टर के पास चला जाता है। वो बूढ़ा आदमी मास्टर से पूछता है कि तुमने कहा था कि शिरियो गाय के अंदर के ब्लेड को काट सकती है, तो क्या तुम हमें बता सकती हो कि उसके अंदर कौन सी ब्लेड है?
ये सुनकर मास्टर कहते हैं कि जैसा कि तुम्हें पता है, शिर्यो की माँ ने अपनी खुद की जान ले ली थी, लेकिन आज इतने सालों भी गाय का हार्ट इसके माँ के पेट के अंधेरे में कैद है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गाय और सयाका अभी एक केव के अंदर थे, जहाँ गाय को होश आने के बाद वो पूछता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, जिस पर सयाका कहती है कि तुम इतनी चिंता मत करो, एक बार बारिश रुक जाएगी तो हम मेरे डैड से मदद मांगेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि वो कोई ना कोई रास्ता बता ही देंगे। वैसे तुम्हें याद है कि हम बचपन में अक्सर यहाँ आया करते थे, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। गाय ये सुनकर कहता है कि मेरी बचपन में कोई अच्छी यादें नहीं है, मैं हमेशा घर से भागा करता था, लेकिन जब जब मैं भागता था तब मुझे याद आ जाता था कि मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह है ही नहीं, इसलिए वापस आ जाता था। फिर सयाका उसे पूछती है कि क्या तुम हमसे भागते थे, जिस पर गाय कहता है कि मैं अंधेरे से भागता था, चाहे मैं कितनी भी दूर क्यों न भाग जाऊं, वो हमेशा मेरा पीछा करके मेरे पास पहुंच जाता था, जितनी कोशिश करने पर भी मैं उससे बच नहीं पाता था, इसलिए आखिर में मैंने अपने सोचने के तरीके को बदलने का ट्राई किया। मैं इस दुनिया को ही खत्म कर दूंगा, मैं अपने बनाए स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करके इस दुनिया और ये अंधेरे को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर सयाका कहती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैं और डैड तुम्हारे साथ है, हम दोनों तुम्हारी फैमिली है। जिस पर गाय कहता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं मास्टर की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, पर वो मेरे फादर नहीं है। अगले सीन में वो बूढ़ा आदमी मास्टर से पूछता है कि आखिर ये शिर्यू है क्या, जिसके जवाब में मास्टर बताते हैं कि मुरोमाची पीरियड के टाइम कैपिटल से थोड़ी दूरी पर एक श्राइन हुआ करता था, जहाँ एक ड्रैगन के हॉर्न की पूजा की जाती थी, लेकिन एक लड़का और लड़की जो कि श्राइन में सर्वेंट्स थे, उन्होंने वो हॉर्न चुरा लिया और जैसे ही उन्होंने उस हॉर्न को खोल कर देखा तो उसमें से एक ड्रैगन निकलकर उस लड़की के अंदर घुस जाता है। बाद में वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बच्चे को पैदा करती है, लेकिन उस बच्चे की बॉडी स्केल से भरी हुई थी और उसके पास ड्रैगन के हॉर्न्स भी थे। उन्होंने उस बच्चे को नदी के पानी में छोड़ दिया। इसके बाद उस बच्चे को एक स्वॉर्ड स्मिथ पाल पोषता है, जो कि बाद में उसका स्टूडेंट बन जाता है। उसके मास्टर की मौत के बाद वो उनका बिजनेस संभालने लगता है और अपने शानदार स्किल्स की वजह से वो चारों तरफ मशहूर हो जाता है। ऐसे ही एक दिन शोगुन को उसके बारे में पता चलता है, जिसने उसे एक ऐसी स्वॉर्ड बनाने के लिए बोला था जिसका कोई मुकाबला न था, इसलिए वो अपनी जिंदगी का सबसे शानदार स्वॉर्ड बनाने में लग गया। आगे जब उसे स्वॉर्ड सबमिट करने की बारी आई तो शोगुन ने उसे खुद वहां आकर सबके सामने स्वॉर्ड देने का ऑर्डर दिया और जब वो शोगुन के सामने गया तो उसने सबके सामने उसका मास्क उतारवा दिया और उसे देखकर सब मॉन्स्टर समझने लगे और उस वजह से उसकी वाइफ और उसके बच्चे को मार दिया गया, पर वो उसे नहीं मार सके क्योंकि कोई भी स्वॉर्ड उसके स्किन को काट नहीं पा रही थी। आखिर में उन्होंने हार मान ली और उसे समुद्र में फेंकने का ट्राई किया, लेकिन तभी वो नहीं मरा। अपना बदला लेने के लिए वो अपने बदले के आग से 2 और स्वॉर्ड्स बनाता है, जिनको आज हम शिर्यो के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि जब दुनिया की और कोई स्वॉर्ड उस पर काम नहीं करती थी, वहाँ शिर्यो की एक अटैक से ही वो एकदम शांति से मर जाता है और दूसरे शिर्यो उस शोगुन का गला काट देता है। इसके बाद से वो दोनों शिर्यो फिर से कभी नहीं देखे गए। आगे हम देखते हैं कि इचिजो ये कहानी सुनकर रोने लगता है और कहता है कि जब उन्होंने उसके वाइफ और बच्चे को मारा वो बहुत ज्यादा सैड था, जिस पर वो बूढ़ा आदमी उसे एक कपड़ा देता है और कहता है कि तुम मेरी सोच से ज्यादा सॉफ्ट निकले। फिर मास्टर उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे अंदर से भी गाय जैसी फीलिंग आ रही है, जैसे अंधेरा तुम्हारा भी पीछा कर रहा है, तुम कौन हो? जिस पर इचिनो कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ उस लड़की गाय में इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं यहाँ तब तक इंतजार करूंगा जब तक वो वापस यहाँ ना आ जाए। इसके बाद जब गाय और सयाका घर वापस लौटते हैं तो इचिजो उनका वेट कर रहा होता है। वो गाय के पास जाकर कहता है कि तुम एक अलग दुनिया में जाना चाहते हो ना, इस दुनिया में तुम्हारा कोई काम नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारी असली पहचान बताऊंगा और वो असलियत बताऊंगा जिससे तुम बदल नहीं सकते। तभी मास्टर भी गाय से कहता है कि ये तुम्हारा डिसीजन है, तुम अभी बड़े हो चुके हो, अगर जाना चाहो तो जा सकते हो, तुम यहाँ रुककर मेरे साथ स्वॉर्ड्स बनाने का काम जारी रख सकते हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये आदमी भी तुम्हारी तरह एक ही रास्ते पर चल रहा है, इसलिए शायद यही सही रहेगा अगर तुम इस आदमी के साथ शिर्यो को लेकर चले जाओ। सयाका ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, पर तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि गाय को जाने दो, ये आदमी बुरा इंसान नहीं है, गाय एक स्वॉर्ड है जो कि अभी तक पूरे तरीके से नहीं बना है, इसलिए मुझे उसके पूरे बनने का इंतजार है। इसके बाद गाय उसके साथ जाने का डिसाइड करता है और इचिजो के साथ उसके कार में बैठ जाता है। तभी सयाका पीछे से उसे बुलाती है, मगर तब तक गाय जा चुका होता है। अगले सीन में हम दूसरे शिर्यो को देखते हैं जो कि अभी खून के लिए तरस रहा होता है।
आगे जब इचिजो को पता चलता है कि गाय भी एक क्राइसलाइज है तो वो उसे अपने साथ शोसेडाई में आने के लिए इनवाइट करता है और मास्टर पर ये डिसीजन छोड़ देते हैं, जिस पर गाय जाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे इचिजो को इतनी तेज कार चलाते हुए देखकर गाय उससे पूछता है कि तुम इतना तेज क्यों चला रहे हो, क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है? जिस पर इचिजो कहता है कि माफ करना लेकिन मैं पूरे 16 साल बाद ड्राइव कर रहा हूँ। वैसे मुझे आगे एक जगह पर काम है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इचिजो गाय को लेकर एक ओल्ड लेडी के पास चला जाता है और वो उसे की कहकर बुलाता है। वो लेडी इचिजो को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसका वेलकम करती है। इसके बाद इचिजो उससे पूछता है कि क्या तुमने शादी की है? प्लीज मुझे सच सच बताओ, क्योंकि तुम्हें इतने दिनों तक छोड़कर जाना मेरी ही गलती थी। तभी की ये सुन के हंसने लगता है और कहती है कि मजाक बंद करो, हम दोनों हर दिन साथ हैं और हमने कल ही एक मूवी देखी थी, क्या तुम भूल गए? तभी गाय कहता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, जिस पर इचिजो उसको रोक लेता है और उसे लेकर बाहर चला जाता है। गाय उसे पूछता है कि वो ओल्ड लेडी कौन है, जिस पर इचिजो कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। लगता है अभी तुम्हें सब समझाने का सही टाइम आ गया है। हम क्राइसलाइजेस जिन पर वेपन्स ने कब्जा कर लिया होता है, हम एक दिन बुसुमा बन जाएंगे और उस चीज को ज्यादा से ज्यादा लेट करने के लिए हम सोशिदाई में कोल्ड स्लीप के अंदर चले जाते हैं। हम सालों साल सोते रहते हैं, कोई सपना भी नहीं देखते, सिर्फ गहरी नींद। हमें तब तक जगाया नहीं जाता जब तक हमारी पावर्स की जरूरत ना हो। इसलिए जैसा मैंने तुम्हें बताया था, मैं पिछले 16 साल से सो रहा था और उस दौरान मैं की से नहीं मिला। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं उससे पहले कितने दिनों तक सो रहा था। मैं जब की से हाई स्कूल के टाइम मिला था तो वो मुझसे 1 साल छोटी थी, लेकिन कोल्ड स्लीप में जाने के बाद से टाइम मेरे लिए तो रुक गया है, पर उसके लिए नहीं। लेकिन फिर भी उसने कभी मुझसे इसकी वजह नहीं पूछी। ज्यादातर लोग मेरे जैसे मॉन्स्टर्स को देखते ही दूर भाग जाएंगे, मगर की ने हमेशा मेरा इंतजार किया और आज तक कर रही है। फिर इचिजो कहता है कि वैसे तुम हम दोनों के बीच कबाब में हड्डी बन रहे हो, इसलिए बाहर चले जाओ। और इतना कहकर इचिजो वापस से की के पास चला जाता है। इस तरफ गाय बाहर शहर में घूम रहा था और तभी वो एक बोर्ड पर स्वॉर्ड फाइट का सिंबल देखता है, लेकिन जब वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक वीडियो गेम में फाइट हो रही थी, जिसमें एक आइडल मिडोरिको और एक आदमी के बीच फाइट होने वाली थी। फाइट स्टार्ट होने के बाद मिडोरिको उस आदमी को बड़ी आसानी से हराकर ये मैच जीत जाती है और सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हम इचिजो और की को देखते हैं जो कि म्यूजिक पर कपल डांस कर रहे थे। इसके बाद इचिजो की के पैरों में नेल पॉलिश लगाता है और वो लोग आपस में पुराने दिनों की बात करके बहुत खुश हो रहे थे। की इचिजो से कहती है कि मुझे अभी तुम्हारे साथ बहुत जगह घूमना है, लेक के किनारे हाथ पकड़कर चलना है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है। जिस पर इचिजो उससे कहता है कि चलो अभी सामने वाले लेक पर चलते हैं। ये सुनकर की बहुत खुश हो जाती है और अंदर तैयार होने चली जाती है। तभी वहाँ पर फोन रिंग होता है और उसमें की केयर टेकर कहती है कि क्या मैंने आपको जिस हॉस्पिटल के बारे में बताया था, आपने उसके बारे में कुछ सोचा? डॉक्टर ने बोला है कि शायद आप इससे दोबारा बच नहीं पाओगे, इसलिए अकेले रहने में बहुत खतरा है। इचिजो ये सुनकर तुरंत की के रूम में चला जाता है, लेकिन वो देखता है कि की ने अपने रूम के मिरर पर पेपर चिपकाकर उसे छुपा दिया होता है। तभी की पीछे से आकर कहती है कि मुझे पता है कि तुम असली इचिजो नहीं हो, तुम सिर्फ एक इल्यूजन हो, लेकिन मुझसे उससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हम मिडोरिको को देखते हैं जो कि अभी गेम के बाद वॉशरूम के अंदर होती है, पर तभी वो जिस आदमी के साथ मैच खेल रही थी वो अंदर आकर उसे पीछे से बुलाता है और कहता है कि ऐसे आने के लिए माफ करना, लेकिन मैं तुमसे बात करना चाहता था। दरअसल मुझे तुम्हें थैंक यू कहना था। 1 साल पहले मैं सुसाइड करने ही वाला था, क्योंकि जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स के लिए मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया गया था, जिस वजह से मुझे काम छोड़ना पड़ गया था। लेकिन तुम्हारे स्माइल ने मेरी जान बचा ली और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर एक लड़की इतनी प्यारी स्माइल कर सकती है तो इसका मतलब ये दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। इसके बाद मुझे अच्छा फील होने लगा और मुझे दूसरी जॉब भी मिल गई। ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है, तुम सच में एक एंजल हो। लेकिन ये सब सुनकर मिडोरिको का रिएक्शन कुछ खास नहीं था, बल्कि वो उससे कहती है कि तुम जैसे लोग हर बार एक ही बात क्यों बोलते रहते हो। मैं ये सब सुन के पक गई हूँ। क्या तुम कुछ और नहीं बोल सकते? क्या तुम एक गधे हो? तभी वो आदमी नीचे गिर जाता है और मिडोरिको वहाँ से चली जाती है। तभी हम इस फ्लेम स्वॉर्ड को देखते हैं जो कि ज़ोल्टगन से हारने के बाद बहुत ज्यादा घायल हो गया था
और अभी एक नए बॉडी की तलाश कर रहा था। इस तरफ मिडोरी को अपना काम खत्म करके वहाँ से निकल रही होती है। तभी वो आदमी फिर से उसके सामने आ जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, बिल्कुल जैसे तुमने मेरी मदद की थी। पर तभी मिडोरी को उससे अपने बैग से मारने लगती है और पागलों की तरह हंसने लगती है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद वो आदमी अब और सह नहीं पाता और मिडोरी को पकड़कर मारने लगता है और उसका सर दीवार में पटकने लगता है। फ्लेम स्वॉर्ड ये सब होते हुए देख रहा होता है और मिडोरिको के पास जाने लगता है कि मुझे अपने हाथ में पकड़ लो और फिर तुम इंसानों से बेहतर बन सकती हो। तभी मिडोरिको उससे पकड़ लेती है, पकड़ते ही उस आदमी को मार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि की और इचिजो एक लेक के पास साथ में घूम रहे होते हैं, जहाँ की को इतना खुश भागते हुए देखकर इचिजो को उनके पुराने दिन याद आ जाते हैं। पर तभी की भागते भागते नीचे गिर जाती है और पानी में अपने आप को देखकर पूछती है कि तुम कौन हो, और तभी वो बेहोश हो जाती है। इचिजो उससे पकड़कर हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है, मगर की उससे कहती है कि मुझे हमारे घर ले चलो। इस तरफ हम देखते हैं कि मिडोरिको के ऊपर अब फ्लेम स्वॉर्ड पूरी तरह से काबू कर लिया होता है और पूरे शहर को जलाकर तबाही मचा दी होती है। तभी उसका एक अटैक गाय पर लगता है, जिससे शिर्यू जाग जाता है और अपने स्वॉर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दूसरी तरफ शोशिडाई में वो लड़की उस पूरे सिचुएशन को देख रही होती है और ये देखकर वो एक दूसरी लड़की से इचिजो के बारे में पूछती है, जिस पर वो दूसरी लड़की कहती है कि इचिजो अपना फोन नहीं उठा रहा है। इस तरफ हम देखते हैं कि मिडोरिको और गाय के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहां गाय मिडोरिको के फायर अटैक्स को बीच में से काट कर बच रहा था, पर इससे उसकी बॉडी बहुत ज्यादा थक जा रही थी। इस तरफ इचिजो की को लेकर घर पर आ गया था, जहां की उसे सामने रखे क्लोजेट को खोलने के लिए कहती है। जब इचिजो उससे खोलता है तो उसमें से बहुत सुंदर ड्रेस रखी होती है और फिर की कहती है कि मैं तुम्हारे प्रपोज करने का इंतजार कर रही थी। यह सुनकर इचिजो घुटनों पर बैठकर की को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिस पर की बहुत खुश हो जाती है। आगे की उसी ड्रेस को पहन लेती है और इचिजो को थैंक यू कहती है और तभी उसकी हेल्थ और खराब हो जाती है। इचिजो उसे बेड पर लेटा देता है, जहाँ की उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तुम्हें लगा था तुम एक इल्यूजन हो, लेकिन तुम इतने सालों के बाद भी बिल्कुल नहीं बदले। मैं अकेली पड़ गई थी और अकेली ही बूढ़ी हो गई, लेकिन मैं गलत थी, तुम असली इचिजो हो, है ना? जिस पर इचिजो जवाब देता है कि मैं तुमसे हमेशा कुछ पूछना चाहता था, लेकिन पूछ नहीं पाया। क्या तुम मुझसे मिलने के बाद खुश थी? कहीं मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर दी? ये सुनकर की कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकती हूँ। इतना कहकर की अपनी आंखें बंद कर देती है और इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ काई और मिडोरिको के बीच में फाइट चल ही रहा होता है कि इचिजो वहाँ आ पहुँच जाता है, जिसे देखकर मिडोरिको वहाँ से गायब हो जाती है और फिर इचिजो गाय को लेकर वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये सीन यहीं खत्म होता है। अगले सीन में हम एक शॉप के अंदर एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम यासुको होता है और वो अपना एक सर्वेंट के ऊपर चिल्ला रही होती है क्योंकि उसे उसका ड्रिंक अच्छा नहीं लगता। आगे हम उनको बात करते हुए सुनते हैं, जहाँ पता चलता है कि वो लोग एक ट्रेजर ढूंढ रहे हैं जो कि पायरेट थ्रॉला का होता है। तभी पानी के अंदर से उनका एक आदमी बाहर आकर कहता है, मैंने पायरेट का खजाना ढूंढ लिया है। लेकिन फिर जब वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें से शराब की बॉटल्स निकलते हैं। ये देखकर यासुको बहुत गुस्सा हो जाती है और उन पर चिल्लाने लगती है कि मैंने तुम लोगों को ये सब ढूंढने के लिए काम पर नहीं रखा है, इसलिए जल्दी मुझे मेरा ट्रेजर ढूंढ कर दो। दूसरी तरफ हम एक पार्लर के अंदर देखते हैं, जहाँ एक आदमी एक लड़की का हेयर कट कर रहा होता है। जैसे वो हेयर्स को टच करता है तो कहता है कि मुझे सिर्फ टच करने से ही पता चल चुका है कि तुम अपने बालों का अच्छे से ख्याल नहीं रखती हो, इसलिए उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है। फिर जब आगे वो आदमी हेयर कट खत्म करता है तो वो लड़की ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसकी तारीफ करती है, जिस पर वो आदमी कहता है कि हाँ, आखिर तुम्हारा हेयर कट मेरे जैसे जीनियस ने जो किया है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसका नाम इजाई होता है। इस तरफ से उस शॉप के अंदर सब आपस में बात कर रहे थे और ये डिस्कस कर रहे थे कि ट्रेजर मिलने के बाद वो उसका क्या करेंगे। लेकिन तभी यासुको कहती है कि अपने हिस्से के ट्रेजर के बारे में सोचने से पहले उसे ढूंढ कर दिखाओ। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि मुझे पैसों में इंटरेस्ट नहीं है, एक आर्कियोलॉजिस्ट होने के नाते मुझे सिर्फ गल्लों के हैमर को देखना है। ये सुनकर यासुको से पूछती है कि ये गल्लों का हैमर क्या है, जिस पर वो आदमी कहता है कि ये एक लीजेंडरी वेपन है। माना जाता है कि पायरेट थ्रॉला इसका मालिक था। इसका एग्जिस्टेंस ग्रीस के पुराने टाइम से स्टार्ट होता है। उस वक्त किंग के सामने 2 बार कॉम्बैट टूर्नामेंट होता था। जो भी उसका विनर बनता था उसको बहुत सम्मान और बहुत पैसे मिलते हैं। काफी नाइट्स ने वहाँ पर अपनी जान दांव पर लगाई थी।
धीरे धीरे वहाँ एक अफवाह फैलने लगी कि विनर के पास हमेशा एक गैलोन का स्वॉर्ड रहता था। गैलोन के छोटी विलेज में ब्लैक स्मिथ था और उसने बहुत महान स्वॉर्ड्स को बनाया था। फिर एक दिन एक नाइट उससे मिलने आया। उस नाइट ने गैलो के स्वॉर्ड से टूर्नामेंट में जीत हासिल की थी, इसलिए गैलो को लगा कि वो उसे कोई इनाम देने वाला है। पर इनाम के बदले उस नाइट ने गैलो को मार डाला ताकि कोई और उसके बनाए स्वॉर्ड का इस्तेमाल न कर पाए। गैलो का बेटा वहीं पर था और अपने फादर की लाश के पास बैठकर दिन रात रोता रहता था। फिर जब एक दिन उसका रोना खत्म हुआ तो उसको एक अजीब आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज गैलो के हैमर से आ रही थी। वो उसे कहता है कि मेरा इस्तेमाल करो, मैं वो हूँ जिसने उन सभी स्वॉर्ड्स को बनाया है और मैं उन सब से ज्यादा पावरफुल हूँ। मेरी पावर्स का इस्तेमाल करके गैलो का बदला पूरा करो। उस लड़के ने उस हैमर की बात मानकर टूर्नामेंट में चल दिया और उसकी लड़ाई उसी नाइट के साथ हुई जिसने उसके फादर्स को मारा था। उस दिन उसने अपने सभी ओपोनेंट्स के स्वॉर्ड को तोड़कर विनर बना। लेकिन किंग को गैलोन के हैमर की पावर्स का डर था, इसीलिए किंग ने उसे खाने के लिए बुलाकर जहर दे दिया, जिसके असर से वो वहीं पर मर गया। लेकिन उस हैमर में भी जहर का असर हो गया था। आगे किंग ने उस हैमर को अपना बना लिया, मगर जल्दी रॉयल फैमिली का विनाश हो गया। ये माना जाता है कि किंग को उस हैमर के जहर का असर हुआ था और वो पागल बन गए थे और अपनी खुद की फैमिली को मार डाला था। तभी यासुको ये सुनकर कहती है कि ये सब बकवास है, तुम सब बस ट्रेजर को ढूंढने में ध्यान दो। इसके अगले सीन में हम मिसाई को देखते हैं जो कि एक मैगजीन को लिए फोटो शूट कर रहा था और बाद में इंटरव्यू दे रहा था। वो लड़की से पूछती है कि आपके इतने फेमस आर्टिस्ट बनने के पीछे का मोटिवेशन क्या है, जिसके जवाब में इसाई कहता है कि मैं इस दुनिया में सबसे सुंदर बालों वाली लड़की को ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर वो लड़की पूछती है कि जब आप उसे ढूंढ लेंगे तो क्या करेंगे, जिस पर इसाई अचानक से सीरियस हो जाता है और कहता है कि मैं उसे जान से मार डालूंगा। पर तभी वो हंसने लगता है और कहता है कि ये सिर्फ एक मजाक था। इसके बाद वो जब वहाँ बाहर जाता है तो सोचता है कि मैं उस टाइम मजाक नहीं कर रहा था, अगर वो मुझे मिलती है तो मैं उसे अपने हाथों से ही मारूंगा, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि पास्ट में किसी ने उसकी छोटी बहन पर अटैक करके उसकी जान ले ली थी और सामने जो लड़की खड़ी थी उसके बाल अभी तक सबसे सुंदर थे। इस तरफ यासुको के शिप के अंदर होने वाले ट्रेजर को ढूंढ लिया होता है जिसके अंदर बहुत सारा गोल्ड ही गोल्ड होता है। यासुको ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी एक आदमी कहता है कि मुझे कहीं भी गैलो का हैमर नहीं दिखा, जिस पर दूसरा आदमी कहता है कि मुझे यकीन है कि वो यहीं कहीं पास में ही होगा। तभी सब नोटिस करते हैं कि उनमें से एक आदमी गायब है, इसलिए यासुको जाकर चेक करने का डिसाइड करती है। पर तभी वो देखती है कि किसी ने उस आदमी को मार दिया होता है। दूसरी तरफ इसाई अपने पार्लर में एक नया कस्टमर का हेयर कट करने के लिए आता है, लेकिन जैसे ही वो उस लड़की के हेयर्स को टच करता है तो समझ आता है कि वही लड़की है जिसने पास्ट में उसकी बहन को मारा था। तभी वो लड़की कहती है कि लगता है हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, खैर तुम अपना काम जारी रखो। आगे जब इसाई उसका हेयर कट करता है तो वो लड़की कहती है कि तुम बहुत जल्दी एक लीजेंडरी स्वॉर्ड हासिल करने वाले हो और उसका नाम है नोबस स्टिग्मा। इसकी एक कहानी भी है। बहुत सालों पहले दो आदमी एक स्नो फेरी के प्यार में पड़ गए थे। वो दोनों उस फेरी को पाने के लिए आपस में लड़ने लगे। उनमें से हारने वाले ने फेरी के पास जाकर उसे अपनी आखिरी इच्छा बताई थी कि जब मैं मरने वाला हूँगा मुझे आकर अपने सीने से लगा लेना। फेरी ने उसकी इच्छा पूरी करते हुए पहली बार जमीन पर कदम रखा था, लेकिन तभी उस आदमी ने फेरी के ऊपर अटैक करके उसे वहीं मार दिया था। उसने सोचा था कि अगर वो उसे नहीं मिल सकती तो वो किसी और की भी नहीं हो सकती। जिस वेपन से उसने उस फेरी को मारा था वो एक डीमन स्वॉर्ड में बदल गया और उसका नाम नोबस स्टिग्मा है। इस तरफ शिप में उस आदमी की मौत जब सामने आई तो सब एक दूसरे पर शक करने लगे। यासुको कहती है कि जिसने भी उसे मारा है वो जरूर पूरे ट्रेजर को अपना बनाना चाहता होगा। तभी एक आदमी उनसे बहस करने अकेला सुराग ढूंढने चला जाता है, पर तभी उन्हें वहाँ किसी और के मरने की आवाज आती है और एक एक करके सब यासुको से दूर चले जाते हैं। यासुको जब सबको ढूंढते हुए आगे जाती है तो उसे बाकी सब भी मरे हुए मिलते हैं। तभी अचानक से उनमें से एक आदमी आकर यासुको का गला दबाने लगता है और कहता है कि मैं इस ट्रेजर को अपना बनाना चाहता हूँ। मगर तभी यासुको का सर्वेंट पीछे से उस आदमी पर अटैक करके यासुको को बचा लेता है। लेकिन फिर वो सर्वेंट कहता है कि अच्छा हुआ उस प्रोफेसर ने बाकी सबको मार दिया। इतना कहकर वह यासुको को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और उसे शिप से नीचे फेंक देता है। यासुको जब पानी के अंदर जा रही थी तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने इस हाथ में ले लो, मैं तुम्हें पावर्स दूंगा। और ये आवाज गैलो के हैमर से आ रही थी जो कि एक टूटे हुए शिप के अंदर था। दूसरी तरफ इसाई उस लड़की का पीछा करते करते एक सुनसान गली में पहुंच जाता है जहाँ वो उसके सामने आकर पूछता है कि तुमने मेरी बहन को क्यों मारा था।
था, जिस पर वो लड़की जवाब देती है कि मुझे किसी को मारने के लिए कोई वजह की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक वेपन हूँ। तभी ईसाई अपना गन निकाल कर उस पर फायर कर देता है, लेकिन उस लड़की पर इसका कोई असर नहीं होता और वो कहती है कि इस बॉडी के अंदर 2 वेपन्स हैं, इसलिए मैं एक वेपन तुम्हें देती हूँ। तभी वो अपना अंदर से निबस स्टिग्मा को निकाल कर ईसाई की बॉडी में डाल देती है। इस तरफ शिप में वो सर्वेंट अकेला होता है और मदद के लिए आसपास देख रहा होता है। तभी उसे दूर से एक शिप नजर आती है और वो आवाज देकर उसे बुलाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से यासुका पानी से निकलकर शिप पर एक जंप करती है और उसके हाथ में गैलो का हैमर होता है और तभी वो उस सर्वेंट पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईसाई जब अगले दिन हेयर कट कर रहा था तभी उसका हाथ कांपने लगता है और उसकी बॉडी उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। उसी वक्त उसका कस्टमर उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कस्टमर और कोई नहीं बल्कि यासुको होती है। अब आगे हम देखते हैं कि शोसेडाई में वो लड़की मिकी और मार्कस को एक वेपन कहानी बता रही थी। वो बताती है कि बहुत पहले एक विलेज में एक कनाटा नाम का आदमी रहता था। वो एक इंसान और फेरी का बेटा था। पैदा होने के बाद से ही उसकी नॉलेज और पावर्स इंसानों से काफी ऊपर थी। जब वो 18 साल का हुआ था तब उसकी मदर ने उसे हल्बर्ट नाम का वेपन दिया था, जो कि फेरी वर्ल्ड का एक एंशिएंट वेपन है। जब उस वेपन को जस्टिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो अपने मालिक को महान शक्तियाँ देता है, लेकिन अगर बुराई के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसके मालिक का विनाश होना तय है। कनाटा ने अपनी मदर की बात मानते हुए हल्बर्ट को सिर्फ जस्टिस के लिए इस्तेमाल किया और सबका हीरो बन गया। विलेज को बचाने के लिए उसने अकेले ही 100 दुश्मनों को खत्म कर दिया, लेकिन जब वो विलेज में वापस गया तो उसने देखा उसकी लवर ने उसकी गैर मौजूदगी में एक दूसरे आदमी से शादी कर ली है। अपने लवर से धोखा खाने के बाद वो जलन से पागल हो गया और उन दोनों को ढूंढकर हल्बर्ट से उन्हें मार डाला। तभी हल्बर्ट का रंग बदल गया और कनाटा एक बार एक मासूम लोगों को मारने लगा। उसने एक एक करके सभी विलेजर्स को भी मार दिया जिसे ही हल्बर्ट उसे कंट्रोल कर रहा हो, और आखिर में उसने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया। फिर आखिर में कनाटा ने थकान के मारे अपना दम तोड़ दिया और मर गया, लेकिन आखिरी दम तक वो लोगों को मारता रहा। ये कहानी बताने के बाद वो लड़की माइकी और मार्कस से कहती है कि अभी तुम दोनों उसी हल्बर्ट को लाने जा रहे हो। तुम्हारा टारगेट एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है सेकिया ग्रुप। हमें खबर मिली है कि उसके ओनर ने हाल ही में उस वेपन को खरीदा है। हमारी एजेंट मीना पहले से ही वहाँ पर भेष बदल कर जा चुकी है। यहाँ हमें पता चलता है कि एजेंट मीरा माइकी की लवर होती है। एजेंट माइकी और मार्कस कंपनी में पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ हम इचिजो और गाय को बैठकर खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ इचिजो गाय की कई बातों को सोच रहा था। तभी गाय उससे पूछता है कि मुझे लग रहा था हम शोसेडाई में जाने वाले हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? जिस पर इचिजो उससे कहता है कि मैं बस थोड़ा एंजॉय करना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार तुम नींद में चले गए तो किसी को नहीं पता दोबारा कब आँख खोलोगे, इसलिए अगर कुछ करना है तो अभी कर दो, क्योंकि हम आम लोगों की तरह लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपनी यादों को सहेज कर और खुश रहना होगा। इस तरफ हम देखते हैं कि माइकी उस कंपनी में पहुंचकर मीना से मिल रहा होता है और वो दोनों किस कर रहे होते हैं, जो देखकर मार्कस हैरान हो गया था। फिर मीना बताती है कि बेसमेंट में एक फ्लोर सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स के लिए रिजर्व्ड है। वहीं पर एक सेफ के अंदर हल्बर्ट को रखा हुआ है, लेकिन केयरफुल रहना क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है। इसके बाद वो दोनों लिफ्ट से बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं, जहां मार्कस पूछता है कि क्या तुम मीना को डेट कर रहे हो, जिस पर माइकी कहता है कि हाँ, प्लीज ये बात किसी को मत बताना। आगे वो लोग बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक सिक्योरिटी कैमरा होता है, लेकिन मार्कस अपने अजोट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके दोनों को डार्कनेस से कवर कर देता है, जिससे वो दोनों इनविजिबल हो जाते हैं और एक वॉशरूम के सीलिंग छुपकर सेफ के पास पहुंच जाते हैं। फिर जब वो नीचे आकर सेफ को ओपन करते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर एक और सेफ होता है और अब उन्हें एक सेकंड पासवर्ड की जरूरत थी। तभी मार्कस उस सेफ में अंदर झांक कर देखने की कोशिश करता है, जिससे वहां पर अलार्म बजने लगता है और जहरीले गैस निकलने लगते हैं। इस तरफ मीना उनके सेकंड पासवर्ड ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी पीछे से उस कंपनी का सीईओ मीना को देख लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर मीना झूठ बोल देती है कि मैं यहाँ पर मेडिसिन का स्टॉक चेक कर रही थी। लेकिन तभी वो आदमी मीना का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम क्या ढूंढ रही हो, इसलिए मैं तुम्हें वो अभी दिखा देता हूँ। तभी मीना माइकी से कहती है कि हल्बर्ट सेफ के अंदर नहीं है और उसे हमारे प्लान के बारे में पहले से पता था, और तभी वो बहुत जोर से चिल्लाती है क्योंकि उस आदमी ने हल्बर्ट को बाहर निकाल लिया था और अब उसके ऊपर अटैक करने वाला था। वो उसे पकड़कर मारने वाला होता है कि माइकी दौड़ कर वहाँ आ जाता है। आगे माइकी और मार्कस दोनों उस पर अटैक करने के लिए खुद कूद जाते हैं, पर वो आदमी मीना को माइकी के ऊपर फेंक देता है और मीना को बचाने के चक्कर में माइकी हल्बर्ट से घायल हो जाता है। उसी वक्त मार्कस पीछे से उस आदमी पर अटैक करके उसे मार देता है, लेकिन हल्बर्ट
अल्बर्ट अभी भी माइकी की बॉडी में होता है। जैसे वो आदमी मरता है, अल्बर्ट से आवाज आती है कि भले ही मेरा होस्ट मर जाए पर मैं हमेशा जिंदा रहता हूँ, अभी मैं तुम्हारे अंदर जिंदा रहूंगा, और इतना कहकर वो माइकी की बॉडी में चला जाता है। आगे मार्कस और मीना माइकी को लेकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ माइकी बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है, मगर तभी वो हंसते हुए कहता है कि तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। इसके बाद मार्कस उन दोनों को अकेले में स्पेस देकर वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि माइकी के अंदर अब 2 वेपन्स थे जो कि उसकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा थे, और वो उसे अंदर से लोगों का खून करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन माइकी उसे अपने अंदर दबा देता है और किसी तरह कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद माइकी और मीना साथ में अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, जहाँ वो बहुत मजे करते हैं। फिर जब शाम को एक जगह पर बैठे हुए थे, माइकी को फिर से दोनों वेपन से लोगों को मारने के लिए आवाज आने लगती है, और इस बार वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और मीना को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, पर तभी वो अपना बस खो देता है और उसके साथ में दोनों वेपन्स आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम गाय और इचीजो को देखते हैं, जहाँ गाय इचीजो की बातों की सुनने के बाद सोच रहा था, तभी वो सोचता है कि मैंने अपनी लाइफ में जो भी देखा है वो सब इस स्वॉर्ड ने भी देखा है, जैसे कि ये मेरे ऊपर नजर रख रहा हो। उसी वक्त इचीजो कहता है कि अब हमें जाना होगा, ब्रेक का टाइम खत्म हो चुका है। इस तरफ मीना माइकी को ढूंढते हुए फॉरेस्ट के अंदर आती है, तो मार्कस उससे पहचान नहीं पाता है और वो जमीन पर एक अटैक कर देता है, जिससे मीना बहुत दूर गिरती है। पर तभी मार्कस वहाँ आ जाता है और मिकी को रोकने की कोशिश करता है। उसी वक्त इचीजो भी वहाँ आ जाता है और मिकी पर अटैक करके उसका ध्यान अपनी तरफ कर देता है। पर तभी मिकी अपना बुसुमा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इचीजो पर लगातार अटैक्स करने लगता है। पर इचीजो उसे देख कर कहता है कि ये बहुत रेयर है, वो अभी तक पूरी तरह से बुसुमा नहीं बना है। तभी गाय भी वहाँ पहुँच जाता है और शिरियो भी अवेकन होने लगता है। इस तरफ माइकी अपने आसपास एक बहुत बड़ा धमाका करता है, जिसे बचने के लिए इचीजो ऊपर कूद जाता है, लेकिन तभी माइकी उसके ऊपर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। ये देखकर शिरियो अवेकन हो जाता है और माइकी के साथ फाइट करने लगता है। तभी माइकी वहाँ पर एक ब्लास्ट करने वाला होता है कि इचीजो आकर गाय को बचा लेता है और उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। उसी वक्त मीना आकर मिकी से बात करने की कोशिश करती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है, और तभी गाय पीछे से मिकी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर बेहोश हो जाता है। आगे जब उसका चेकअप होता है तो पता चलता है कि वो वापस से ह्यूमन में इसलिए आ पहुंचा क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह से बुसुमा नहीं बना था, लेकिन अभी उसे कोल्ड स्लीप में रख कर भी कोई फायदा नहीं होगा, वो किसी भी वक्त बुसुमा में बदल सकता है, इसलिए हम बस उसे मार कर वेपन को वापस ले सकते हैं। अगले सीन में मीना उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तुम चिंता मत करो, कोल्ड स्लीप में जाने के बाद वापस से ठीक हो जाओगे, जिस पर मिकी चैन की सांस लेता है और मीना के ऊपर अटैक करने के लिए उससे माफी मांगता है। इसके बाद मार्कस और मिकी दोनों कोल्ड कैप्सूल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही मिकी का कैप्सूल बंद होता है वहाँ पर एक पॉइजनस गैस निकलता है और मिकी की मौत हो जाती है। अगले सीन में हम दूसरे शिरियो को देखते हैं जो कि अभी रो रहा होता है। जिसके घर में वो शिरियो होता है उस लड़के का नाम शिन होता है। शिन अपने बटलर से शिरियो को रोने के बारे में बताता है, जिस पर उसका बटलर कहता है कि मैंने सुना था शिरियो का एक और थोड़ा कमजोर वर्जन भी अवेलेबल है। ये सुनकर शिन कहता है कि हो सकता है शिरियो अपने भाई से मिलने के लिए रो रहा होगा। तभी एक मेड आकर शिन से कहती है कि आपके गेस्ट आ गए हैं। आगे शिन एक आदमी से कहता है कि अच्छा तो तुम एक ऑर्फनेज बनाना चाहते हो, जिस पर वो आदमी कहता है कि हाँ, हम एक लोकेशन पर पुराना स्कूल मिला है जो कि सालों सेल पर है, वो जगह ऑर्फनेज के लिए सही रहेगी, और जापान के इतने कम बर्थ रेट को देखकर हमें बच्चों को बहुत सावधानी से रखना चाहिए। ये सुनकर शिन उसकी बात मान लेता है और कहता है कि ठीक है, मुझे आपकी सहायता करके बहुत खुशी होगी। वहीं अगले सीन में एक और आदमी शिन से उसी जगह पर सीनियर सिटीजन्स के लिए नर्सिंग होम बनाने का ऑफर देता है और कहता है कि हम उन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, ताकि वो आराम से रह सकते हैं। लेकिन ये सुनकर शिन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे सेम जगह पर 2 ऑफर मिले होते हैं। आगे हम सयाका को देखते हैं जो कि गाय की रूम में खड़ी होकर कुछ सोच रही होती है। तभी मास्टर आकर उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर सयाका बताती है कि मैं और गाय बचपन से साथ है, लेकिन वो ऐसे अचानक से छोड़कर चला गया। फिर मास्टर कहते हैं कि गाय की जिंदगी शिरियो के साथ जुड़ी हुई है। ये सुनकर सयाका पूछती है कि गाय के साथ क्या होने वाला है और आपने उसे जाने क्यों दिया, जिस पर मास्टर बताते हैं कि गाय एक स्वॉर्ड की तरह जीने की कोशिश कर रहा है और मैंने बस उसे मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। ये सुनकर सयाका कहती है कि गाय एक आम लड़का है, वो कोई स्वॉर्ड नहीं है, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर सोचती है कि मैं गाय को पहचानती हूँ, सिर्फ मैं ही गाय को सच में समझती हूँ। तुम अभी भी वही लड़के हो जिसने बचपन में मेरी जान बचाई
थी। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ सयाका बहुत छोटी होती है और वो गाय को ढूंढते हुए फॉरेस्ट के अंदर आ जाती है। पर तभी एक जंगली जानवर उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि गाय उसके सामने आकर उस जानवर को भगा देता है, लेकिन इससे उसके हाथ में चोट आ जाती है और इसके बाद सयाका उसे लेकर घर आ जाती है। दूसरी तरफ हम गाय को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठा हुआ था। तभी इचिजो उसके पास आता है, जिसे देखकर गाय कहता है कि क्या तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, जिस पर इचिजो कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। हम क्राइसलाइटिस से बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। फिर गाय से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, जिस पर इचिजो कहता है कि क्योंकि तुम कमजोर हो, बहुत ज्यादा कमजोर। क्या तुम किसी लड़की को पसंद करते हो? उस लड़की का नाम सयाका है ना? क्या ऐसा कोई है तुम जिसके साथ रहना चाहते हो? तो गाय कहता है कि नहीं, मैं हमेशा अकेला था और अकेला ही रहूंगा। ये सुनकर इचिजो कहता है कि तुम किसी से प्यार नहीं करते, किसी के साथ रहना नहीं चाहते, किसी को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते, जिसका मतलब तुम खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और इसी वजह से तुम कमजोर हो। इस तरफ हम शिन को देखते हैं जो कि उन दोनों आदमियों के साथ उस पुराने स्कूल को देखने के लिए आया होता है, जहाँ वो दोनों आदमी ऑर्फनेज और रिटायरमेंट होम बनाने के लिए बहस करने लगते हैं। तभी शिन अपने स्केच बुक से वहाँ पर एक ड्राइंग बनाने लगता है और देखते ही देखते वो एक ऐसी ड्राइंग बना देता है जहाँ पर बच्चे और बूढ़े दोनों होते हैं। फिर वो उन दोनों आदमियों को बुलाकर अपनी ड्राइंग दिखाता है और कहता है कि ऑर्फनेज और रिटायरमेंट होम दोनों एक साथ में जोड़ सकते हैं, जहाँ बच्चों को बहुत सारा प्यार मिलेगा और सीनियर सिटीजन्स को भी ऐसा लगेगा जैसे वो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हो। ये सुनकर वो दोनों आदमी आपस में हाथ मिला लेते हैं और साथ में काम करने का तय करते हैं। अगले सीन में हम सयाका को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में थी और अब भी खोई खोई रहती थी। उसके दोस्त नोटिस कर लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम आजकल बहुत उदास रहती हो, इसलिए चलो कहीं चलकर तुम्हारा माइंड फ्रेश करते हैं। क्यों ना हम उस टीवी में दिखाएं कि एक शॉप में चले, मैंने सुना था कि उसके शेफ को एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है। सयाका ये सुनकर मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके बाद हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कुछ एपिसोड्स पहले चीजों को लेकर मास्टर के पास गया था। वैसे उसका नाम काइकित्सु होता है। वो एक आदमी से बात कर रहा था जिसका नाम कजुमा होता है और वो गाबी का हेड होता है। काइकित्सु कहता है कि मैं यहाँ सोइन के बारे में बात करने के लिए आया हूँ, जिस पर काजुमा कहता है कि मैं आपसे सोइन के बारे में माफी मांगना चाहता हूँ। ये शर्म की बात है कि वो अपने ही शहरों में छुपे हुए बसुमा को नहीं ढूंढ पाए। वैसे उस बसुमा का क्या हुआ? तो काइकित्सु कहता है कि वो बसुमा गाय से फाइट करने के बाद गायब हो गया और गाय शोशिदाई के साथ चला गया। ये सुनकर काजुमा कहता है कि वो शोशिदाई को वेपन्स का इस्तेमाल करता है, जिस पर काइकित्सु कहता है कि हाँ, और तुम्हें शोशिदाई के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि तुम दोनों का मकसद एक है, तुम्हें साथ में काम करना चाहिए। ये सुनकर काजुमा कहता है कि वो लोग वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम नहीं करते। वेपन्स लोगों की जान लेने के लिए बनाए जाते हैं, जो भी उसका इस्तेमाल करता है उसका विनाश होना तय है, इसलिए हम उन शोशिदाई से बहुत अलग हैं। अगले सीन में हम गाय और इचिजो को साथ में खाना खाते हुए देखते हैं, जहां गाय पूछता है कि तुम बुसुमा जाने से इतना डरते क्यों हो, जिस पर इचिजो कहता है कि बुसुमा बनने के बाद तुम बनकर नहीं रहते, अपना एग्जिस्टेंस खो देते हो, इसलिए उससे डरना नेचुरल है। ये सुनकर गाय कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आता आखिर अपने आप से इतना लगाव क्यों है, जिस पर इचिजो कहता है कि यही बात, इसी वजह से तुम कमजोर हो। फिर इचिजो अपनी कहानी बताता है जहाँ बहुत पहले वो मिलिट्री में था। एक दिन फाइट के दौरान उसकी जान जाने वाली थी, पर तभी चक्रम ने पार देने का प्रॉमिस किया और कहा कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे अपने हाथ में लो। और जब इचिजो चक्रम को पकड़ता है तो वो उसे सबको मार डालने के लिए कहता है, जो सुनकर इचिजो सभी दुश्मनों को एक अटैक में खत्म कर देता है और फिर अपने साथियों को मारने ही वाला होता है कि उसके पॉकेट से घी की पिक्चर गिर जाती है, जिसे देखकर उसे वापस से सब याद आ जाता है और वो अपने होश में आ जाता है। फिर इचिजो गाय से कहता है कि वेपन को तुम्हारा इस्तेमाल करने मत दो, बल्कि वेपन का इस्तेमाल करके अपने लोगों को प्रोटेक्ट करो, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं है, इसलिए तुम कमजोर हो। इस तरफ सयाका और उसके दोस्त शहर में केक शॉप के अंदर थे और खाना खा रहे थे और थोड़ी देर बाद अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तभी वहीं पास में शिन अपने कार में जा रहा होता है, जहां एक लड़की को सबको एक पिटीशन पर साइन करते हुए देखता है और खुद उसकी मदद करने का तय करता है। आगे शिन सयाका को रोककर उसे पिटीशन पर साइन करने के लिए कहता है, जिस पर सयाका मान जाती है और साइन करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी कुछ लड़के उसे रोक लेते हैं और बदतमीजी करने लगते हैं। पर शिन उन लड़कों पर चिल्लाकर उन्हें रोक लेता है और उनसे भी पिटीशन पर साइन करने के लिए कहने लगता है, लेकिन वो लड़के उसकी बात ना सुनकर उसे मारने लगते हैं, जिससे शिन इंजर्ड हो जाता है। आगे जब शिन अपनी आंखें खोलता है तो वो एक बेंच पर होता है, जहाँ सयाका उसके साइड में होती है। इस तरफ अब वो दो लड़के बाट में जा रहे होते हैं, जहाँ उन्हें सामने से एक लड़की आती दिखती है, पर वो लड़की और कोई नहीं बल्कि माइडोरी को होती है। जब वो माइडोरी
रिको को रोकते हैं और उनके साथ आने के लिए पूछते हैं। वो अपने अंदर से स्वॉर्ड निकालकर एक लड़के को वहीं मार देती है और दूसरा लड़का उससे बचकर भागते भागते सयाका और शिन के पास पहुंच जाता है। तभी वो लड़की उन दोनों पर भी अटैक करने वाली होती है कि गाय वहां आकर उसके अटैक को रोक लेता है, लेकिन शिन गाय के साथ को देखकर पहचान लेता है कि ये भी शिर्यू है। इस तरफ इचिजो गाय का इंतजार कर रहा होता है, मगर तभी पीछे से ज़ोल्टकिन आ जाता है। जहां इचिजो उस पर अटैक करने वाला होता है कि ज़ोल्टकिन वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ माइडोरिको गाय के ऊपर अटैक करने लगती है, पर तभी शिर्यू अवेकन हो जाती है और वो उसके सभी अटैक्स को रोककर माइडोरिको को इंजर्ड कर देती है। यह देखकर माइडोरिको वहां से भाग जाती है और गाय का हाथ नॉर्मल बन जाता है। तभी सयाका गाय के पास आती है और उसका इंजर्ड हाथ देखकर उसे वो टाइम याद आ जाता है जब बचपन में गाय उसे बचाते टाइम इंजर्ड हो गया था। सयाका उससे पकड़कर वापस घर जाने के लिए कहती है, लेकिन गाय पीछे मुड़कर वहां से जाने लगता है और कहता है कि मेरा कोई घर नहीं है, मैं अकेला ही ठीक हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सयाका के क्लासरूम में एक नया स्टूडेंट ट्रांसफर हुआ होता है जो कि शिन होता है। आगे हम देखते हैं कि शोसेडाई के अंदर मिना के ऊपर एक ऑपरेशन करके उसे मार्कस के एक्स गर्लफ्रेंड का फेस दे दिया जाता है और मार्कस के बारे में सभी डेटा ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर जब वो होश में आती है तो उसे बताया जाता है कि तुम्हारा नाम अब से आया टकाकी है और तुम्हें मार्कस का चार्ज दिया जाता है। आगे मार्कस को कोल्ड स्लीप से बाहर निकाल लिया जाता है और उसकी बॉडी स्कैन करने से पता चलता है कि अभी इसका कोर बिल्कुल स्टेबल है। इसके बाद जब वो एक जगह बैठा हुआ था तभी आया उसके सामने है, जिससे देखकर मार्कस को लगता है कि ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। पर तभी आया बताती है कि मेरा नाम आया है और अब से मैं आपके चार्ज में हूँ। ये सुनकर मार्कस जब आया के फिगर देखता है तो समझ आता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है। आगे आया उससे कुछ सवाल करती है और पूछती है कि क्या तुम अभी भी डरे हुए हो, जिस पर मार्कस कहता है कि हाँ, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मिकी के साथ क्या हुआ। वैसे मिकी कहाँ है, वो ठीक तो है ना? जिसके जवाब में आया बताती है कि हाँ, वो अभी कोल्ड स्लीप में होगा। ये सुनकर मार्कस चैन की सांस लेता है और बताता है कि मार्कस के बिना मैं अकेला पड़ जाऊंगा। जिस पर आया कहती है कि आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो। पर मार्कस कहता है कि मुझे डर है कि मैं भी एक दिन बसुमा बन जाऊंगा। जिस पर आया कहती है कि फिक्र मत करो, सोशिडाई कुछ भी करके तुम्हें बसुमा नहीं बनने देगी। इतना कहते हुए वो उसे हक कर लेती है और कहती है कि मैं कुछ भी करके तुम्हें प्रोटेक्ट जरूर करूंगी। जो सुन के उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है, क्योंकि उसने भी उसे हक करके बिल्कुल यही बात बोली थी, जिससे उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। अगले सीन में हम गाय और इचिजो को देखते हैं जो अभी कार के अंदर थे और सोशिडाई में आ रहे थे। इचिजो गाय को सोशिडाई के बारे में बताता है। वह कहता है कि क्राइसलाइज उन मरीजों की तरह होते हैं जिनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं होता। उन्हें कोई भी मेडिसिन ठीक नहीं कर सकती, लेकिन हम आखिर में मरते नहीं हैं, खुद उस वेपन में बदल जाते हैं और मॉन्स्टर में बनकर रह जाते हैं। तुम्हारे शिर्यू और मेरे चक्रम की तरह दुनिया में और भी बहुत सारे वेपन्स हैं जो इंसानों पर काबू कर लेते हैं। सोशिडाई ऐसे ही वेपन्स को पूरी दुनिया से इकट्ठा करने का काम करता है। सोशिडाई में हम जैसे क्राइसलाइज को दुनिया से अलग रखा जाता है और कोल्ड स्लीप में रखा जाता है, जो कि हमारे लिए एक मेडिसिन का काम करता है। अब दूसरी तरफ हम सयाका के स्कूल में देखते हैं जहाँ शिन पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है और ये देखकर सभी उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। पर उसके क्लास के कुछ लड़के उसकी पॉपुलैरिटी देखकर उससे जलने लगते हैं। इसलिए जब वो एक जगह से गुजर रहा होता है तो वो लड़के उससे रोककर बुली करने लगते हैं। इसके बाद उसे पकड़कर उसका वॉलेट छीन लेते हैं, लेकिन सयाका तभी वहाँ आकर उस लड़के से शिन का वॉलेट ले लेती है और जोर जोर से टीचर का आवाज लगाने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सयाका उसे उसका वॉलेट लौटा देती है। आगे जब वो बैठकर बात कर रहे थे तभी शिन पूछता है कि क्या तुम उस लड़के को जानती हो जिसने कल हमें बचाया था? जिस पर सयाका कहती है कि हाँ, वो मेरा छोटे भाई टाइप का है और उसका नाम गाय है। अगले सीन में गाय और इचिजो सोशिडाई में पहुंच चुके थे, जहाँ पर वो लड़की गाय का वेलकम करती है और अपने इंट्रोडक्शन देती है कि मैं क्योका हूँ और सोशिडाई के ब्रांच 3 की एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। सोशिडाई में आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इतना कहकर क्योका इचिजो से कहती है कि तुम्हें अभी के अभी कोल्ड स्लीप में जाने का ऑर्डर मिला है, जिस पर इचिजो साफ मना कर देता है। ये सुनकर क्योका कहती है कि तुम्हारी बॉडी अभी अपने लिमिट पर है और तुम किसी भी वक्त बुसुमा में बदल सकते हो। जिसके जवाब में इचिजो दोबारा कहता है कि मैं अभी कोल्ड स्लीप में नहीं जाने वाला, क्योंकि अभी भी एक काम है जो मुझे पूरा करना है। मैं एडमिनिस्ट्रेटर मियोरा से मिला था। मुझे शुरू से लग रहा था कि मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है, मगर अब मुझे याद आया कि तुम एडमिनिस्ट्रेटर मियोरा की बेटी हो, है ना? तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि जब एडमिनिस्ट्रेटर मियोरा घर अपने लौट रही थी तो उसकी बेटी उसे गले लगाकर और वेलकम करती है और तभी बाहर से इचिजो ने उसे देखा होता है। फिर इचिजो कहता है कि मियोरा को मैं संभाल लूंगा, हमें साथ में बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। इसलिए मुझे तुम्हारे फादर, मेरा मतलब ज़ोल्टकिन से फाइट करने की इजाजत दो।
जिसके जवाब में क्योका कहती है कि मैं ये डिसीजन खुद से नहीं ले सकती हूँ, और इतना कहकर वो सोशिराई के हेड से इस बारे में बात करने चली जाती है। तभी हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जब क्योका की मॉम गुजर गई थी, तब म्योरा ने ही उसे संभाला था। आगे क्योका जब हेड्स को इस बारे में बताती है तो वो इसके लिए साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि चक्रम भी जोल्टकिन को नहीं हरा सकता। एडमिनिस्ट्रेटर म्योरा को जोल्टकिन मिले हुए सालों गुजर गए थे। हमारे बहुत सारे क्राइसलाइजर्स लड़कर मर गए हैं, इसलिए हम उसे हराने के लिए हमारा एंटी बुसुमा वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे। अगले सीन में गाई सोशिराई के वेपन रूम को देखता है जहाँ पर बहुत सारे वेपन्स रखे हुए थे। दूसरी तरफ सयाका के स्कूल की छुट्टी हो गई होती है और वो बहुत दिनों बाद अपने दोस्तों के साथ क्लब में भी जाती है। आगे वो लोग क्लब में एक फ्लावर पॉट की ड्राइंग बना रहे होते हैं और तभी शिन भी उनकी क्लब में ज्वाइन कर लेता है, मगर वो फ्लावर पॉट की ड्राइंग ना बनाकर सयाका की ड्राइंग बनाने लगता है। इस तरफ हम एडमिनिस्ट्रेटर म्योरा को देखते हैं जिसके ऊपर सोशिराई ने अटैक कर दिया था, लेकिन वो अपने एक अटैक से सभी टैंक्स की धज्जियां उड़ा देता है। मगर तभी कुछ हेलीकॉप्टर से सोशिराई अपने एंटी बुसुमा वेपन्स को छोड़ देता है और जब म्योरा उनके ऊपर अटैक करता है तो वो उसके अटैक को रोक लेता है। तभी हम सोशिराई के अंदर देखते हैं जहाँ क्योका इस फाइट को देख रही होती है। उसी वक्त इचिजो उससे पूछता है कि क्या तुमने अपने बॉस को मेरे से लड़ने के बारे में पूछा, जिस पर क्योका चुप हो जाती है और कोई जवाब नहीं देती और एक फ्लैशबैक याद करती है जो कि वो बचपन में पियानो प्ले कर रही थी, तब उसे बार बार गलती हो रही थी और तभी म्योरा आकर उसे प्ले करके दिखाती है, जो देख के वो बहुत खुश हो गई थी। और फिर इचिजो से कहती है कि मेरे डैड ने तुम्हारे बारे में मुझे एक बार बताया था। उन्होंने बोला था कि तुम एक कामचोर हो लेकिन भरोसे के लायक हो, इसलिए मैं अपने डैड को हमारे हाथों में सौंपती हूँ। जिस पर इचिजो गाय को लेकर उसका सामना करने चला आता है। और तभी क्योका एक और फ्लैशबैक याद करती है कि जब उसके डैड उसे छोड़कर जा रहे थे तब उसने आखिर बार उन्हें हक करके पूछा था कि आप जल्दी वापस आ जाएंगे ना, जिसके जवाब में उसके डैड ने बोला था कि हाँ बिल्कुल, मैं सिर्फ बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। तभी इस तरफ म्योरा से सारे एंटी बुसुमा वेपन्स को खत्म कर दिया था और उसी वक्त इचिजो और गाय उसके सामने पहुंच गए थे। इचिजो उससे कहता है कि हम आखिर फिर से मिल ही गए, क्या तुम्हें याद है कि जो साथ में ड्रिंक किया था? जिसके जवाब में कहता है कि तुम जिस म्योरा से बात कर रहे हो वो अब इस दुनिया में नहीं है। इतना सुनने के बाद इचिजो उससे फाइट करने के पोजीशन में आ जाता है और गाय से कहता है कि थोड़ा पीछे हट जाओ और हमने जो प्रॉमिस किया था वो याद रखना। जिस पर गाय याद करता है कि जब वो कार के अंदर था तब इचिजो उससे कहता है कि मेरे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है। जो सुन के गाय पूछता है कि क्या इसका मतलब तुम भी बुसुमा में बदलने वाले हो? जिसका जवाब देते हुए इचिजो कहता है कि हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो मैं चाहूंगा कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि मुझे मारने वाले तुम ही होगे, जिसके लिए गाय मान जाता है। आगे इचिजो म्योरा से पूछता है कि तुम्हें उस स्वॉर्ड को हासिल करने की क्या जरूरत थी? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर एक डार्कनेस है, पर तुम्हें किस चीज से डर था जो तुम्हें इस स्वॉर्ड को लेना पड़ा? तभी म्योरा उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसे इचिजो और गाय रोक लेता है। फिर इचिजो उसके ऊपर अपने चक्रम से अटैक करने की कोशिश करता है, पर म्योरा जोल्टकिन की मदद से उन्हें बड़ी आसानी से हरा देता है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां म्योरा ट्रेनिंग कर रहा होता है और इचिजो आकर उससे कहता है कि आगे कि अगर तुम्हें ट्रेनिंग करनी है तो हम ट्रेनिंग रूम में जाकर फाइट कर सकते हैं। जिसमें म्योरा कहता है कि तुम्हारे जैसे क्राइसलाइज से लड़कर मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। वैसे क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि एक दिन तुम बुसुमा बन जाओगे? तो इचिजो कहता है कि इसमें अभी डरने की क्या जरूरत है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम है और जब ये होगा तब तुम मुझे खत्म कर देना। जो सुनकर म्योरा एक स्माइल करता है और हाँ में जवाब देता है और पूछता है कि अगर मैं कभी कंट्रोल से बाहर चला गया तो क्या तुम मुझे रोक लोगे? जिसके जवाब में इचिजो कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बहुत जोर से पंच करूंगा। आगे हम प्रिजन में देखते हैं जहां म्योरा और इचिजो के बीच में बहुत जोर से फाइट चल रही थी। अगले सीन में हम सयाका को देखते हैं जो अभी अपने क्लब का काम खत्म करके घर जाने के लिए निकल रही थी, मगर तभी शिन उसे रोक लेता है और उसकी बनाई हुई ड्राइंग दिखाता है। सयाका इसके लिए उसे थैंक यू कहती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम फिर से म्योरा और इचिजो की फाइट देखते हैं जहाँ इचिजो को उसका सामना करने में मुश्किल हो रही थी। तभी वो एक अटैक करके जोल्टकिन को अपने चक्र में पकड़ लेता है और एक आखिर अटैक करके उसका खेल खत्म करने वाला ही होता है, पर वो ये सहन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से म्योरा उसके अटैक से बच जाती है और उस पर अटैक करके इंजर्ड कर देता है। आगे म्योरा अपना बुसुमा फॉर्म में आकर उसे मारने वाला होता है, मगर तभी गाय उसके अटैक को रोक लेता है और इचिजो से कहता है कि तुम अब ये अकेले नहीं कर सकते हो, इसलिए थोड़ी देर रेस्ट करो। आगे गाय मिरियम से फाइट करने लगता है, पर तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा बुसुमा ऊपर हवा में उड़ते हुए उनके ऊपर नजर रख रहा होता है। इस तरफ गाय पहले म्योरा के अटैक से बच जाता है, पर फिर म्योरा उसे हराने लगता है। वो गाय पर एक खतरनाक अटैक करने वाला होता है कि पीछे से इचिजो उस पर अटैक करके उसे पीछे हवा में ले आता है और तभी गाय उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, जिससे म्योरा घायल होकर नीचे गिर जाता है। फिर इचिजो उस पर एक बहुत बड़ा अटैक करता है, साथ में गाय भी उसके
ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसी वक्त वो ऊपर से उन्हें देखने वाला बुसुमा मेरा के सामने आकर उसे बचा देता है और वो गाय को पीछे ढकेल देता है। फिर वो बुसुमा मेरा से कहता है कि तुम्हारा गुस्सा, अगर तुम अभी इनसे हार जाते हो तो ये बहुत शर्म की बात होगी। उसे देखकर मेरा खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे जीतने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, और इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वो दूसरा बुसुमा गाय और चीजों की तरफ देखता है और उसे देखकर गाय सोचता है कि ये बाकी सभी बुसुमा से अलग क्यों है, इसकी पावर बाकी सबसे कई गुना ज्यादा है। तभी हम एक दूसरे सीन में देखते हैं कि काजुमो एक हिमिको को नाम की लड़की के सामने नील डाउन करके सोइन की मौत के बारे में बता रहा था। फिर वो कहता है कि आपकी इस वाटरफॉल के नीचे ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके जवाब में हिमिको उससे कहती है कि क्या तुम फील नहीं कर पा रहे हो, यहाँ से दूर जो लड़ाई चल रही है उसका ऑरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है, मैं अपने आप को इस वाटरफॉल में पवित्र बना रही थी ताकि ये विल ऑरा का मेरे ऊपर कोई असर ना हो। फिर इसके अगले सीन में हम सयाका को देखते हैं जो अपने घर पर आने के बाद शिन की दी हुई ड्राइंग खोलकर देखती है और देखकर कहती है कि जब से गाय गया है मैं ऐसे ही उदास दिखती हूँ। गाय, क्या हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे? मैं ये नहीं चाहती हूँ। इस तरफ हम गाय को देखते हैं जहाँ इचिजो गाय को बताता है कि ये कोई आम बुसुमा नहीं है, इसे ग्रिम्स द रिपर भी कहते हैं कि ये सबसे पहला बुसुमा है और सभी बुसुमा का मास्टर भी। मैं खुद इससे पहले बार देख रहा हूँ। तभी क्योका इचिजो को कॉल कर वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो सुनकर इचिजो सोचता है कि मैं भाग सकता तो भाग जाता, लेकिन अभी मेरे पास भागने तक की ताकत नहीं है। फिर वो गाय से कहता है कि तुम मुझे यहीं छोड़कर भाग जाओ, लेकिन गाय उसकी बात नहीं सुनता। ये देखकर ग्रिम्स हंसने लगता है और कहता है कि मेरी ताकत के बारे में जानने के बाद भी तुम लड़ना चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत जल्द इंसानों का समय खत्म होने वाला है और उसके बाद हम बुसुमा का समय शुरू होगा, इसलिए तुम्हें अपने इंसानी रूप से बाहर निकलकर हमें ज्वाइन करके इस दुनिया के पहले मेंबर में से एक बनना चाहिए। इसलिए यही सही टाइम है बुसुमा में ट्रांसफॉर्म होने का। इतना सुनते ही गाय उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इस तरफ हम शिन को देखते हैं जो अपनी कंपनी के 10th एनिवर्सरी में आया हुआ होता है। आगे वो स्टेज पर जाकर कहता है कि हमारी फिलैंथ्रोपी का सिर्फ एक ही मकसद है, जो कि है सबकी खुशी और शांति भरी जिंदगी देना। लेकिन जब हम असली दुनिया में देखते हैं तब पता चलता है कि इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तब हमें एहसास होता है कि हम इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना होगा। इसलिए आज मैं आप सबको इसके जब के बारे में बताऊंगा, और वो जॉब है वायलेंस। इंसान शुरू से वायलेंस का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। हमारे इतिहास में सिर्फ कुछ ही साल शांति से गुजरे हैं, यहाँ तक कि अभी भी हर तरफ टेररिज्म और गुंडागर्दी फैली हुई है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कभी शांति से नहीं रह पाएंगे। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि अहिंसा ही सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए हम इस दुनिया से वायलेंस को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इस तरफ हम गाय का फाइट देखते हैं जहाँ पर ग्रिम्स उन दोनों को बड़ी आसानी से हरा रहा था, और तभी चीजो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक मौका निकालूंगा और तुम्हें उसी मौके पर अटैक करना होगा। लेकिन तभी चीजो देखता है कि गाय अब अपने होश में नहीं है और बिना सोचे समझे उस पर अटैक करने चला जाता है, पर ग्रिम्स उसे दूर फेंक देता है। ये देख रही चीजो उसके ऊपर अटैक करने की पूरी कोशिश करता है, मगर ग्रिम्स उसके अटैक्स को बड़ी आसानी से रोक लेता है क्योंकि चीजो की बॉडी में अब बिल्कुल ताकत नहीं होती। तभी ग्रिम्स अचानक से चीजों के ऊपर अटैक करता है जिससे उसे बहुत खतरनाक इंजरी हो जाती है। वो उस पर दोबारा से अटैक करने ही वाला होता है कि गाय उसे रोक लेता है, लेकिन अब गाय धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगा था और फिर से ग्रिम्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जो देखकर ये चीजें उससे रोकने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि अपने होश में आओ वरना तुम भी बुसुमा में बदल जाओगे। लेकिन गाय उसके ऊपर अटैक करके सामने से हटा देता है। जैसे जैसे गाय और ग्रिम्स के बीच में फाइट आगे बढ़ती है वैसे ही गाय के ऊपर शिरियो का असर होने लगता है। ये देखकर इचिजो उसे अपने चक्रम से पकड़ लेता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गाय उसके चक्रम को तोड़कर अपने बुसुमा फॉर्म में आ जाता है और इचिजो के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। इसके बाद इचिजो गाय को गुड बाय कहता है, जो सुनकर गाय अपने होश में आता है और इचिजो के अंदर से बहुत तेज लाइट निकलती है। फिर हम देखते हैं कि गाय अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ चुका होता है और बेहोश हो चुका होता है, और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि अगली कोई वीडियो आप मिस ना करो।